एक ही वर्ड है स्टेरॉइड, जो कि इतना फेमस है आज की डेट में, इतना इजीली अवेलेबल है। सीधी सादी भाषा में व्यूअर्स को ये बताओ कि इट्स डेंजरस और इसको कंज्यूम नहीं करना। जितनी भी आर्टिफिशियल शुगर्स हम यूज करते हैं, ब्राउन शुगर हो गई, ब्राउन शुगर हो गई, इज इट लाइक अ मार्केटिंग गिमिक? टेबल शुगर जो चीनी होती है उसको शुगर समझते हैं, बट यू विल बी सरप्राइज कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं इट इज नथिंग बट शुगर। सो ब्रेड कंज्यूम करना, इज इट गुड? जो हमारे देश में चल रही है, इज इट गुड फॉर न्यूट्रिशन के लिए खानी चाहिए? जो प्रैक्टिकली फसल के अंदर यूज होता है एज अ हर्बिसाइड, यस, प्लांट एज अ फर्टिलाइजर एंड हर्बिसाइड यूज होता है, और वो एथलेटिक लेवल पे यूज होता है, दैट्स इलीगल एंड बैन। आप कोई भी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन प्रोग्राम या कोई भी चीज ऐसी मत शुरू करो जिससे आपको शॉर्ट टर्म में तो रिजल्ट मिल जाएगा बट आगे आप वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आज हमारे साथ हैं अंकुश भास्कर। ये एक फिटनेस कोच है, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है। इनकी एक होलिस्टिक अप्रोच है फिटनेस को लेकर। ये मेटिकुलसली डिजाइन करते हैं अपने प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, स्लीप, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, स्ट्रेंथ, हार्मोन हेल्थ, एंड हम लोग बात करेंगे डाइट पे जो सस्टेनेबल हो। प्रोटीन पे भी बात करेंगे कि कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, क्या हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को रिवर्स कर सकते हैं थ्रू न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट्स। तो बहुत मजा आने वाला है एंड बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है आज का ये पॉडकास्ट। तो द स्पॉटलाइट का ये एपिसोड आप जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलने वाली है जो आपको पता भी नहीं होगी। सो अंकुश, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। सो अंकुश, आई वांट टू नो व्हाट इज फिटनेस फॉर यू एंड हाउ यू स्टार्टेड दिस फिट बॉडी कल्चर। आई रियली लव द अपॉर्चुनिटी कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं ऑडियंस तक फिट बॉडी कल्चर और सिंप्लीफाइड फिटनेस सॉल्यूशंस पहुंचा सकूं आपके थ्रू। तो coming to what is fitness to me, I think it doesn't matter what fitness matters to me, but I would definitely want to tell people what fitness is in true sense, because आजकल बहुत आजकल नहीं बट एक फिटनेस को लेकर ना बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, उसे बॉडी बिल्डिंग के साथ मिक्स कर दिया जाता है और ज्यादातर लोग इसी रीजन से फिट और हेल्दी नहीं हो पाते हैं। यू नो, दे हैव फिटनेस गोल्स बट दे फेल। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बॉडी बिल्डिंग प्रैक्टिसेस इम्पोज की जाती है एंड दे फाइंड इट वेरी टफ कि फिटनेस तो तपस्या है। तो मैं इसको सम अप करता हूँ। फिटनेस के ना 6 कंपोनेंट्स होते हैं हेल्थ पर्सपेक्टिव से। अगर हम उन पर्सपेक्टिव्स को, उन कंपोनेंट्स को इम्प्रूव करते हैं, देन वी आर हेल्दी एंड फिट इन ट्रू सेंस। सो द फर्स्ट वन इज मस्कुलर स्ट्रेंथ, विच मीन्स आपके मसल्स में कितनी ताकत है। आप कहेंगे कि ताकत की क्या जरूरत है, हमें थोड़ी लड़ना है किसी से, बट पॉइंट इज आप अभी यहाँ सोफे पे बैठे हैं, आप उठेंगे तो आपके कोर की, आपके लेग्स के मसल की स्ट्रेंथ यूज होगी। आपको बेबी को उठाना है, कोई लगेज उठाना है, यू नो, आपको ग्रोसरी शॉप का सामान उठाना है, एवरीथिंग नीड्स स्ट्रेंथ। यू नो, वी आर मैनेजिंग थिंग्स बट वी कैन डू इट इजीली, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू improve your strength. Then comes muscular endurance, that's the second aspect of health and fitness, which means आपका एक मसल कितनी देर तक एक पर्टिकुलर मूवमेंट या कोई एक्टिविटी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को उठा तो लिया, अब उसे 3 घंटे मॉल में लेके घूमना है, तो योर मसल्स नीड दैट एंड्योरेंस। आप ड्राइव कर रहे हैं 2 घंटे के लिए, आपकी कमर में ना दर्द हो उसके लिए योर स्पाइन मसल्स नीड दैट एंड्योरेंस। करेक्ट। देन कम्स कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, यानी हार्ट हेल्थ कैसी है, आपका हार्ट लंग्स फंक्शनिंग कितनी स्मूथ है, आपको किसी क्रिटिकल इमरजेंसी में या किसी सिचुएशन में भागना पड़ रहा है, या फॉर दैट मैटर किसी को डॉग से डर लगता है और कुत्ते भाग गए उसके पीछे, तो कैसे विल योर हार्ट सपोर्ट टू रन। देन कम्स योर बॉडी कॉम्पोजिशन, मीन्स आपकी बॉडी बनी किस चीज की है, कितना परसेंटेज फैट है, बोन वेट कितना है, वाटर वेट कितना है, मसल परसेंटेज कितनी है। अगर वो अपनी अप्रोप्रिएट परसेंटेजेस में है तो आप विजिबली यानी फिजिकल अपीयरेंस में भी अच्छे दिखेंगे, यानी इन शेप दिखेंगे, और इंटरनली भी आप हेल्दी हैं अगर सब अपनी परसेंटेजेस में फिक्स है। देन कम्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होनी चाहिए, यू आर इजीली मूविंग अराउंड, आपकी बॉडी में रिजिडनेस और स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, पोस्चर जो है बहुत स्टिफ नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इज योर ब्रेन फंक्शन, मीन्स आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, रिफ्लेक्सेस कितने अच्छे हैं, हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। तो जब ये 6 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस पे हम वर्क करते हैं तो हमारी डे टू डे लाइफ इजी हो जाती है। बिकॉज ये जितने कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया उनका कुछ एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे लाइफ के डे टू डे एक्टिविटीज हैं जिनमें ये
हमारी लाइफ इजी कर सकते हैं, नो मैटर हु यू आर, यूर अ वर्किंग प्रोफेशनल, यूर अ हाउस वाइफ, यूर अ स्कूल गोइंग किड और अ किड परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स की बच्चे स्कूल में खेलते हैं। ये कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस पे अगर आप वर्क करते हैं, दैट्स व्हेन यू आर फिट इन ट्रू सेंस, और आप जो फिजिकल अपीयरेंस वाला पार्ट है वो बॉडी कॉम्पोजिशन से अचीव हो जाता है। दिस इज व्हाट फिटनेस आई थिंक इज, एंड ये फिटनेस का डेफिनेशन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो बॉडी बिल्डिंग के साथ मिक्स करके लोग मोस्टली मिसगाइड होते हैं और फिर वो फेल हो जाते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स अपने वो कर मसल देते हैं, मसल दिखाने की पंपिंग उसको मिक्स कर देते हैं। हाँ, मतलब वो सारा ध्यान ही फिजिकल अपीयरेंस पे Physical चला जाता है, appearance जो पे। एक छोटा सा बॉडी कॉम्पोजिशन एक एलिमेंट है। and वो it तो एक- differs between men and women, right? जो बॉडी कॉम्पोजिशन होता है, Yes. women को certain percentage of fat चाहिए Correct. and muscles चाहिए, and likewise men को अलग ही चाहिए होगा। सो वुमेन को रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया है भगवान ने, एंड फॉर मेनी सच रीजंस उनको बॉडी फैट परसेंटेज नॉर्मली ज्यादा चाहिए होता है। सो व्हेनेवर यू लुक एट अ आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज, यू विल सी कि मेन वुड नीड 10 to 12% इज द आइडियल, सो दैट उनकी बॉडीज हार्मोन ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस कर सके और परफॉर्म कर सके। एंड फीमेल्स का आपको मिलेगा करीब 18 से 20%, 15 से 18% ऐसा। अच्छा। सो दे नीड टू हैव अ लिटिल मोर फैट। fat प्राइमरी रीजन उसका रिप्रोडक्शन होता है, एंड अदर सिमिलर रीजंस। Okay, and what actually inspired you to create one program? I think Body. it's Total Body Reset program that you've created, especially for the busy professionals these Yes. days. What inspired you to create this program? So, in my 10 years of experience, I've come across thousands of people from different states, culture, religion, ethnicity. और मैंने ये चीज़ देखी, जो मैंने आपसे बात की कि फिटनेस को बॉडी बिल्डिंग वाला जो पार्ट मैंने बोला, सब बॉडी बिल्डिंग Yeah. से रिलेट करते हैं। और फिर आप आए दिन हर साल देखते हैं लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन रख रहे हैं, जनवरी में जिम्स में फुटफॉल ज्यादा होता है, हमारे पास भी इंक्वायरीज और क्लाइंट्स ज्यादा होते हैं, बट वो फरवरी मार्च आते आते ड्रॉप होता है। Then I find out ग्राफ नीचे गिरता है। हाँ, ग्राफ नीचे गिरता है। एंड इफ यू नोटिस टुडे सोशल मीडिया पे कितना फ्री इंफॉर्मेशन है फिटनेस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन Right. के बारे में। जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो इन सब चीज़ों के बारे में तो पढ़ा ही था मैंने, उसमें एक स्पेशली एक चीज़ थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, PhD चक्रा अवॉर्डी। हाँ, वर्ल्ड PhD चक्र। हाँ जी, हाँ जी। चक्रा व्हाट मीन्स, हमारी Correct. बॉडी चक्रा से। तो वो क्या था, कोरोना के टाइम पे जब पैंडेमिक में सारी दुनिया परेशान थी, अपसेट थी, नेगेटिविटी बहुत, स्ट्रेस, और एक नई तरह की ही मेडिकल कंडीशन से हम डील कर रहे थे। सही बात है। तो उस टाइम पे एक ग्लोबल लेवल पे ये इवेंट हुआ था, जिसमें हम दुनिया भर में लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बता रहे थे। मीन्स कि कैसे बीमारी आएगी तो बीमारी को सॉल्व करने नहीं जाना है, बीमारी आए ही ना उससे पहले ही आप कैसे अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं कि आपके पास वो बैड हेल्थ या बीमारी पहुंचे ही ना। क्रिएट अ शील्ड। यस, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगेन बहुत सारे कोट्स हैं, लोग कहते बहुत है बट फॉलो नहीं करते। यूट्यूब यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है। Basically अपनी immunity बढ़ाना इम्यूनिटी, with nutrition. यस, एवरीथिंग, Everything इम्यूनिटी, comes in. कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। तो वो इवेंट के अंदर there were 21 doctors, clinical nutritionists from across the globe, ओके। Okay. and I was the only health and fitness coach representing India, जहाँ पे हमने preventive healthcare spread की थी। It was a 3-day event. Around 10 lakh people from across the globe attended it. तो वो इवेंट में कंट्रीब्यूशन देने के लिए I got a world PhD चक्रा अवार्ड। इसी का अगर हम बात करें, जैसे मेटाबॉलिज्म को लेके अगर बात करें, सो मेटाबॉलिज्म में आप क्या प्रोवाइड कराओगे कि लोग जो हैं घर में ही बैठ के थोड़ा अपना मेटाबॉलिज्म का रेट हाई कर सकें? मेटाबॉलिज्म अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आपकी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, बिकॉज आप जिंदा हो, जो कुछ भी हो रहा है दैट इज मेटाबॉलिज्म। ओके। सो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। यानी जब भी बॉडी में कुछ प्लस होता है उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं, और किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होता है उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। Okay. एंड A plus B is equal to C जैसे होता है, वैसे मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, वो जिम्मेदार है सारी चीजें। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया, अब वो किस रेट पे डाइजेस्ट होगा, किस रेट पे उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, कितना उसमें से वेस्टेज निकलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर फूड मेटाबॉलिज्म। तो ये एज के साथ साथ स्लो होता जाता है प्रोसेस। हाँ,
ये नेचुरल है, बट उसको मेंटेन करने के भी बहुत तरीके हैं. तो टू इलस्ट्रेट मेटाबॉलिज्म मींस एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, व्हाट स्पीड इट हैपेंस दैट डिफाइंस योर मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म का हमारे एनर्जी से या फूड डाइजेशन से क्या लेना देना है, या हमारी हेल्थ से क्या लेना देना है. सो लेट्स से आप 24 आवर्स के लिए बेड पे लेटते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, आप सोच भी नहीं रहे, ब्रेन एक्टिविटी भी नहीं हो रही फॉर एग्जाम्पल, बट यू आर अलाइव. टू स्टे अलाइव यू नीड सर्टेन कैलोरीज. आपका हार्ट नॉन स्टॉप फंक्शन कर रहा है, थ्रू आउट ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उस ब्लड के थ्रू हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है हर जगह, अलग अलग टिश्यूज में. आपके ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, लिवर अपना काम कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. योर ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल नॉन स्टॉप. हार्ट लंग्स आपस में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे वर्क कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, पूरी मशीनरी चल रही है. सो 24 आवर मशीन चालू है. हाँ जी. वो मशीन चलने के लिए क्या कैलोरीज चाहिए होंगी? एक एस्टिमेटेड एवरेज अगर बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 1500 कैलोरीज आपको चाहिए. If you're not doing any activity. नथिंग, you're just lying down idle. Okay. तो आपको 1500 कैलोरीज चाहिए टू लिव, जस्ट टू लिव एंड डू नथिंग. एंड इट्स पर डे. अच्छा, 24 सिर्फ जिंदा रहने के लिए. जिंदा रहने के लिए 1500 कैलोरीज चाहिए. इसको कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर आपने सुना होगा. BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो यानी ये आपका मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा हो गया जिसको हम किसी तरह से वे कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 1500 BMR है, यानी आपको 1500 कैलोरीज चाहिए जस्ट टू लिव. अब आप लेटे तो रहते नहीं 24 घंटे, आप मूव अराउंड करते हैं, आप ड्राइव करते हैं, आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बहुत कुछ करते हैं. फिर उसके बाद हो सकता है आप जिम करते हो, योगा करते हो, स्विमिंग करते हो, रनिंग, साइकिलिंग, किसी ना किसी तरह के स्पोर्ट्स में मोर और लेस आप हैं. आप खाना खाते हैं, उसे भी डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगती है. तो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होती है 2 से 2500 कैलोरी. ये हमने अक्सर सुना है कि FDA की गाइडलाइंस हैं कि मेल्स के लिए 2500 कैलोरीज और फीमेल्स के लिए 2000 कैलोरीज होती है. स्कूल में भी पढ़ा था, बेसिक न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं. लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उन्होंने 2500 कैलोरीज क्यों बोली है, 2000 कैलोरीज फीमेल के लिए क्यों बोली है. और आज फेमस डाइट जो हो रही है वो तो 1200 कैलोरीज वाली हो रही है. 1000 कैलोरी डाइट, 5 kg इन 1 मंथ, यू नो, 10 kg वेट लॉस प्लान, 1200 कैलोरी. तो अब क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है, सब ऑटो ट्यून्ड है. मतलब सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा सुपर ट्यून्ड है वो. उसको सब कुछ पता है अंदर क्या हो रहा है, उसे हर चीज़ की मेजरमेंट्स जो है ना मेंटेन करनी आती है. अब आपको 1500 कैलोरीज चाहिए थी मेंटेन करने के लिए, प्लस आप चल फिर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आपका मसल ब्रेक हो रहा है, उसे रिपेयर करना है, आपको लेट्स से 2500 कैलोरी चाहिए. अगर आपको वेट लॉस करना है, आपने उसमें 10% डेफिसिट लिया, 20 to 50 कैलोरीज, वहाँ तक ठीक है. जब आप 1500 कैलोरीज पे आओगे, 1200 कैलोरीज खाओगे और इतना सारा डेफिसिट होगा, आपका ब्रेन सिग्नल करेगा ये तो खा ही नहीं रहा, मेरे को चाहिए 1500 जिंदा रहने के लिए, ये खा रहा है 1200 कैलोरी, और ये तो उसके बाद जिम भी जाता है, उसके बाद ये भी करता है, वो भी करता है. मेरे को चाहिए 2000 से 2500 कैलोरीज, ये खा रहा है 1000-1200 कैलोरीज. आपका ब्रेन उसे फिगर आउट करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन समझेगा, फिर वो सेंस करेगा कि यार ये तो इसी तरह चलता रहा, स्केर्सिटी हो जाएगी. अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपका ब्रेन समझेगा कि ये तो स्केर्सिटी हो जाएगी. इफ कंटिन्यूज लाइक दैट तो स्केर्सिटी हो जाएगी. तभी आप देखेंगे जब आप क्रैश डाइट करते हैं शॉर्टकट में, तो शुरू में ना आपके वेट लॉस रिजल्ट्स आते हैं, पर उसके बाद रुक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाता है. क्यों? तब तक आपका ब्रेन जो है ना उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये ऐसे ही करता रहेगा तो मैं तो मर जाऊंगी. सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ब्रेन एंड बॉडी. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली एक थ्योरी थी. तो ये हमारी बॉडी को पता है कि सर्वाइव कैसे करना है. अब आप जो उसे लिमिटेड कैलोरीज दे रहे हो, वो उसके हिसाब से अपना मेटाबॉलिज्म ड्रॉप कर देगा. अच्छा, स्लो कर, मीन्स वो उसके पास 100 काम थे, अब वो देखेगा प्रायोरिटी क्या है जिंदा रहने के लिए. ये 60 काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 40 को मैं फिलहाल होल्ड पे डाल देता हूँ, या ये 30 टास्क को मैं होल्ड पे डालता हूँ या स्लो कर देता हूँ. इधर मैं 100% दूंगा, इधर मैं 50% दूंगा. वो प्रायोरिटी बेसिस पे वो जो आप लिमिटेड उसे न्यूट्रिशन दे रहे हो, उसके बेसिस पे अपना मेटाबॉलिज्म ड्रॉप कर देगा. इसलिए मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. इसीलिए इस तरह की डाइट्स फॉलो करने से आप स्लगिश हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, नींद ज्यादा आने लगती है. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए, वो कॉन्स्टेंट भाई सो रेस्ट कर. सो दिस इज व्हाट दिस मेटाबॉलिज्म थिंग इज अबाउट. तो मेटाबॉलिज्म को बहुत इजी लेते हैं लोग और बहुत इजीली क्रैश डाइट्स वगैरह कर लेते हैं. दे डोंट रियलाइज आप किस लेवल पे अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, उसको फिर रिपेयर करना पड़ता है. सो आई जस्ट से कि
अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, जस्ट डू फ्यू सिंपल थिंग्स. 2 से 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आपका मसल टिश्यू ब्रेक होगा, उसे रिपेयर बने होगा तो वो बेटर होगा. तो जिस तरह से हमारा हार्ट पंप करता है, हमारे मसल्स भी माइक्रो लेवल पे पंप करते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. तो दैट मीन्स दे आर कंज्यूमिंग सम एनर्जी एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी मेटाबॉलिज्म. तो आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस होगा. ईट इनफ फूड. जैसे क्या खाया जाए सो जिससे थोड़ा देयर इज नथिंग जो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करे. अच्छा, देयर इज बट नथिंग. ईटिंग इनफ, ओके. लाइक 1500 कैलोरीज मत खाओ, 1200 कैलोरीज मत खाओ, 1800 2000 कैलोरीज खाओ. ओके. whatever your required amount is, Okay. and your goal is enough calories खाइए, और उसके साथ उसमें वैरायटी होनी चाहिए. there should be enough protein, there should be enough carbohydrate, enough fats, enough vitamins, enough minerals and enough fiber. हर चीज का बॉडी में रोल है. तो ये जो मार्केट में इतने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा है, कर देंगे, ये कर देंगे, क्या है मतलब सब ये तो फिर टेम्पररी. फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कहूंगा कि जैसे कॉफी पीते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है. हाँ जी. तो जैसे कि मैंने कहा, एवरीथिंग हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. हार्ट रेट बढ़ गया यानी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो गया, तो कह सकते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया. अगर आप उस टाइम पे अपना बीएमआर टेस्ट कराएंगे, हो सकता है 50 यूनिट 100 यूनिट बढ़ के आ जाए कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है. बट क्या वो एक्चुअल सेंस में बढ़ा? नहीं बढ़ा. सो फर्स्ट इज एक्सरसाइज करिए, वो अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जो नेचुरली मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा. सेकंड, ईट इनफ कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन डेंस फूड, बैलेंस न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को नरिश करेगा, तो मेटाबॉलिज्म अपने आप बना रहेगा. A body is 65% water. Correct. Drink enough water. That is most important. प्रोटीन से भी ज्यादा जरूरी पानी है. प्रोटीन की बहुत हाइप बनी हुई है, बट पानी पे कोई फोकस नहीं करता. 65% of our body is water. सारा ब्लड सर्कुल 90-95% ऑफ ब्लड इज ऑल्सो वाटर. तो सारा ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन सप्लाई, सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन उस पर टिका हुआ है. हमारी स्किन भी अच्छी इसलिए दिखेगी जब वो हाइड्रेटेड रहेगी, तो ग्लो करती है. यस. तो अगर आप ये 3 चीजें करते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप इनफ एंड स्लीप वेल. कितना इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. 6 hours, 5 hours, 8 hours, दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन. बट इफ यू स्लीप इनफ, इफ यू फील कि आप उठे हो और आपकी नींद पूरी है, फ्रेश फील कर रहे हो, मीन्स यू हैव स्लेप्ट इनफ. ये 4 चीजें अगर आप कर लेते हैं, यू आर गुड टू गो. आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा अपने आप. अगर नहीं है तो, और अगर अच्छा है तो करते रहिए, मेंटेन रहेगा. तो जैसे हम न्यूट्रिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो फिटनेस में न्यूट्रिशन का कितना रोल है? फिटनेस में न्यूट्रिशन का कितना बोलते हैं ना कि 70% is your diet, 30% is your YouTube yes university. So yes, some people say 80% is nutrition, 20% is exercise. I would say ये सब चीजें ना इसलिए बनाई हैं बताने के लिए कि एक्सरसाइज वाला पार्ट जो टफ लगता है सबको, या बना दिया गया उसको बॉडी बिल्डिंग टाइप की वजह से, और लोग वो करना नहीं चाहते, तो डाइट वाले पार्ट को प्रमोट करने के लिए चल, क्योंकि आप बहुत लोग आपके जानने में भी होंगे, क्योंकि यार मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता बट मैं डाइट कर लूंगा, राइट, है ना, डाइट कर लूंगा. तो वो वाला एटलीस्ट लोगों को सेटिस्फैक्शन हो, इसलिए इस तरह की बातें की जाती है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, एंड बोथ कॉम्प्लीमेंट एंड एनहांस ईच अदर्स रिजल्ट. जब आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पेसिफिकली, आप अपने मसल्स को एक हेल्दी वे में ब्रेक करते हैं. जस्ट इमेजिन इट एज अ ओल्ड वॉल जिसपे क्रैक्स आ रहे हैं. अब उस दीवार को अगर आपको रिपेयर करना है, तो क्या वो सिर्फ रेती, सिर्फ बदरपुर से रिपेयर होगी? नहीं. सीमेंट इज अ मस्ट. सीमेंट नहीं होगा तो वो होल्ड नहीं आएगा. करेक्ट. तो एक्सरसाइज करके आप ये मान के चलिए आपने मसल्स में हेल्दी वे में ब्रेक्स किए, क्रैक्स किए. अब बॉडी को, ब्रेन को मालूम है, ऑटो ट्यून्ड है कि इसको रिपेयर करना है. तो अब आप जब अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, यानी प्रोटीन भी इनफ जा रहा है, कार्ब्स भी हैं, फैट भी है, तो ऑप्टिमम हार्मोन्स रिलीज होंगे जो उसको रिपेयर करके पहले से मजबूत बनाएंगे. एंड देन यू स्लीप. थर्ड पार्ट, जब सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं. अब अगर आप इनमें से कोई भी एक पार्ट मिस कर देते, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूंगा बट मैं हेल्दी डाइट या अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लूंगा. हेल्दी डाइट डजंट मीन कि आप सोशल लाइफ एंजॉय करना बंद कर दें, जंक फूड ओकेजनली ना खाएं, बट आप 80% तो एटलीस्ट अच्छा खाएं. तो लेट्स से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और बिल्कुल भी अपने न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं है, प्रोटीन नहीं जा रहा, जंक भी चल रहा है, अल्कोहल भी चल रहा है, तो उससे एक सर्टेन लेवल तक इमीडिएट इनिशियल लेवल पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बिकॉज बॉडी सेंसिटिव थी. आपने नया नया वर्कआउट शुरू किया, आपको लगेगा अरे पंप आ रहा है, मसल बन रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है. एक टाइम के बाद आके वो दीवार इतनी बारी टूट जाएगी और रिपेयर ही नहीं हो रही है, तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स मिलने फिर कि वीक हो गए, इंजरी हो गई, कुछ ना कुछ, क्योंकि रिकवरी नहीं हो रही थी. सेम वे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो बट आप कहते हो मैं तो सिर्फ डाइट करूंगा, तो एक सर्टेन फेज तक आपको वेट लॉस मिलेगा,
बट उसके बाद बॉडी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो उस न्यूट्रिशन को बेटर एब्जॉर्ब करे, उन कैलोरीज को बेटर यूटिलाइज करे, तो you will stop seeing that progress in energy, mood, weight loss or anything. So that is why I always say it is always 50-50. And in fact this 50 plus 50 makes it 200. आपकी वर्कआउट के रिजल्ट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप बेटर डाइट लेते हैं, या आपकी डाइट की जो डिसिप्लिन है और मेहनत आप उसमें लगा रहे हैं उसके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कॉम्बिनेशन में करते हैं. इट्स 50-50 फॉर मी. सो अंकुश, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कैलोरी डेफिसिट में रहने की, तो लॉन्ग टर्म कैलोरी डेफिसिट में अगर कोई रहता है तो वो कितना हेल्दी है? तो इसमें ना सबसे पहले मैं यहाँ व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, कैलोरी डेफिसिट को ना बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है. जैसे अभी हमने मेटाबॉलिज्म की बात की, 2000-2500 कैलोरीज चाहिए. अब अगर आप सिंपल लेमन लैंग्वेज में डेफिसिट को समझोगे तो 1500 कैलोरीज 500 कैलोरीज डेफिसिट. फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, यू आर 500 calorie deficit or precisely 25% deficit. And if you are having 1000 calories or 1200 calories, you are 50-55% 50 से 45% deficit. Right. तो deficit वो भी कहलाएगा. But what is the right deficit? That is misunderstood. Yeah. तो calorie deficit का जो purpose होता है वो होता है कि let's say आपकी requirement थी 2000 calories, आपको weight loss करना है. तो एक simple सा formula है calories in, calories out. कैलोरीज आउट मतलब वही आपका BMR 1500 कैलोरीज प्लस आप कितनी वॉक करते हो, डेली फिजिकल एक्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है. फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग सेल्स रेप का फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है और एक ऑफिस सिटिंग पर्सन की अलग है. प्लस आप जिम जाते हो, किस तरह के स्पोर्ट्स करते हो, वो डिफाइन करता है आपकी टोटल कैलोरीज आउट कितनी जा रही है. वो डिसाइड करेगा कि हमें कितनी कैलोरीज इन करनी है. तो लेट्स से आपका सारा कैलकुलेशन करके 2000 कैलोरीज आया. अ हेल्दी वे टू लूज वेट विल बी 10 to 15% ऑफ कैलोरी डेफिसिट एट मोस्ट. अच्छा. यस, दैट्स इट. यानी कि आपको 1700 से 1800 कैलोरीज के बीच ऑन एन एवरेज डेली खाना है, प्लस वो 1700 से 1800 कैलोरीज में बैलेंस न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर सब होना चाहिए एंड इनफ वाटर. दैट्स व्हेन यू अचीव अ हेल्दी वेट लॉस. और लंबे समय तक आप ऐसे कर सकते हो. वो आप लंबे समय तक कर सकते हो और एक टाइम आएगा जहां पे लाइक आई टोल्ड यू ना कि आपने 3 महीने में मेरे साथ लेट्स से 10 kgs वेट लॉस किया, यू गॉट योर फॉर्मूला. अब आपको 5-6 महीने, अगले 1-2 महीने में आपने बाकी का 5 वेट लॉस कर लिया, तो वहां पे आके आपका मेटाबॉलिज्म एडजस्ट हो गया. जब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे थे, मैंने मेंशन किया कि जब बहुत लोग कैलोरी करते हैं कंज्यूम, तो ग्रेजुअली बॉडी अंडरस्टैंड करके मेटाबॉलिज्म एडजस्ट कर देती है. तो सेम वे आपका मेटाबॉलिज्म एडजस्ट हो जाता है. बट द पॉइंट इज आपने अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप नहीं होने दिया. आप उसे 1700-1800 के आसपास ले गए क्योंकि आप अपनी बॉडी को इनफ फीड कर रहे हो. सो दैट इज अ हेल्दी प्रैक्टिस. एंड इनफैक्ट जब आप एक डिजायर्ड फिजिकल अपीयरेंस वाला गोल अचीव कर लेते हैं ना, और उसके बाद लेट्स से आप 1700-1800 से आपने वेट लॉस किया, आप उसे वापस 2000 पे भी ले जाएंगे और वापस आप आपकी वो एक्सरसाइज और जो भी आपने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया वो कंटिन्यू करेंगे, यू विल नॉट गेन वेट. ओके. और एटलीस्ट यू विल नॉट गेन फैट, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म विद एक्सरसाइज एलिवेट भी तो हो रहा है साथ साथ. वो कांस्टेंट थोड़ी रहने वाला है थ्रू आउट. जो डे 1 पे था वो 3 मंथ बाद मेटाबॉलिज्म एक्सरसाइज की वजह से भी तो बढ़ रहा है. लोग नए नए जिम ज्वाइन करते हैं, यंगस्टर्स जाते हैं, एक ही वर्ड है स्टेरॉइड, जो कि इतना फेमस है आज की डेट में, इतना इजीली अवेलेबल है. यूट्यूब पे आप कुछ भी डालो, 1000 तरीके के कोर्सेज हैं, ये करो, ये डालो, वो डालो अपनी बॉडी में. मैं चाहता हूँ आप सीधी सादी भाषा में व्यूअर्स को ये बताओ कि इट्स डेंजरस और इसको कंज्यूम नहीं करना. तो बिफोर आई टेल कि वो डेंजरस है और कैसे है, आई वुड लाइक टू ऑल्सो एजुकेट अवर ऑडियंस कि वो होते क्या है. बहुत लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं. बहुत लोगों को लगता है वो बस एक जादू की पुड़िया है, या फिर उन्हें लगता है कि या ऐसा मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है कि यही एक तरीका है बॉडी बनाने का या एक अच्छी फिजिक अचीव करने का. तो सबसे पहले क्या होता है, आप ये समझिए कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग में यूज होते हैं, दे आर नथिंग बट साइंटिफिकली या यू कैन से सिंथेटिकली क्रिएटेड हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन रहे हैं. तो जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं उनको सिंथेटिकली बनाया जाता है और उसके अलग अलग डेरिवेटिव होते हैं, उसमें नहीं जाते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, बट अल्टीमेटली वो वही हार्मोन है जो हमारी बॉडी में बन रहा है, जो नेचुरली बॉडी बना रही है, जिसकी वजह से एक छोटा बच्चा बड़ा हुआ उसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, उसकी हाइट बढ़ी, वो सिंथेटिकली बनता है. जिस वजह से एक मेल कहलाता है टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज हमारे मैनली फीचर्स, बियर्ड, हेवी वॉइस, मैस्कुलिनिटी, वाइडर स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्गर मसल्स,
टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ रहे हैं। वो भी एक हार्मोन है जो बॉडी में नेचुरली बनता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। प्रोजेस्टेरोन होता है जो उनकी मंथली साइकिल्स को रोटेट करता है। तो यही सब हार्मोन्स होते हैं कुल मिला के जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इसी से रिलेटेड वो हार्मोन्स होते हैं जो बाहर से इंजेक्ट किए जाते हैं या टैबलेट के फॉर्म में लिए जाते हैं। अब होता क्या है जब आप ये कंज्यूम करते हैं, लेट्स से आपकी बॉडी एक वीक में या पर डे में 7 to 12 मिलीग्राम्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन बना रही है नेचुरली, जो बना नेचुरली 7 to 12 mg, यानी वीकली अगर हम ऑन टॉप भी ले लेते हैं 12 mg पर डे के हिसाब से, जो बहुत कम होता है, या एक टीन एज में यंग एज में होगा आप मान के चलिए, तो 84 mg पर वीक बन रहा है। यहाँ पे जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करना शुरू करते हैं वो बेयर मिनिमम स्टार्ट ही 250 mg से करते हैं, यानी अपने अपनी बॉडी को वो हार्मोन जो मैक्सिमम टीनेज में, जवानी में जब हार्मोन्स पीक पे होते हैं तब 84 mg पर वीक बना रही है, आपने उसे 250 mg दे दिया पर वीक। एंड ये मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, पीपल गो अप टू 500 mg एंड नाउ डेज इतना अब्यूज होता है इसका, लोग 1000 mg लेते हुए भी सोचते नहीं है, लाइक यू आर टेकिंग इट 10 times इन योर बॉडी। अब वो बॉडी को नहीं समझ आ रहा कि उसने बनाया या बाहर से, उसे इतना पता है अंदर कुछ है, और उसका जो रोल डिफाइंड है बाय नेचर वो वही करेगा। यानी एक मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है, यही है ना कि टेस्टोस्टेरोन है, उसका काम क्या है, उसे स्ट्रेंथ देना, मैनलीनेस देना, एग्रेशन जो कहते हैं। तो ये सब, मैं ये नहीं कहता उससे एग्रेशन आता है, बट दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल, यू नो। women are comparatively calmer, they have more patience. When you consume these anabolic steroids, आपके वो ट्रेट्स मैग्नीफाई होने लगते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है, यू नो, यू फील मोर पावरफुल, आपकी स्पीड ऑफ रिकवरी बढ़ने लगती है। तो एक नॉर्मल इंसान जो जिम जाके 36 to 48 आवर्स लेगा रिकवर करने में, वो अभी आज किया शाम को दोबारा चला जाएगा। दिस इज हाउ द स्पीड ऑफ रिकवरी चेंजेस। और अगर सिंपल भाषा में बोलो, ये सारे कुल मिला के क्या करते हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स बढ़ाते हैं। रेड ब्लड सेल से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, विच हेल्प्स इन द रिकवरी प्रोसेस। दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस, यानी आप जो भी प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं वो मसल रिकवरी में जाएगा। तो नेचुरल बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, ये उसको मैग्नीफाई कर देता है। एंड तीसरी चीज होती है नाइट्रोजन रिटेंशन। तो अल्टीमेटली ये तीन चीजों को इतना मैग्नीफाई कर देता है जिससे आपके रिजल्ट्स ना बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो जाते हैं, मतलब अमेजिंग दिखता है बंदा। हाँ, एकदम अमेजिंग दिखता है, तो अच्छी चीज ले रहे हैं। मतलब आपकी प्रोग्रेशन जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत स्पीड। मतलब अगर आपकी रिकवरी जो काम 3 दिन में होना था वो 1 दिन में हो रहा है, तो दैट मीन्स जो आप 365 डेज में कर सकते थे वो आप 120 डेज में कर लोगे। जो 5 साल में होना था वो 1 साल में हो जाएगा। साइड इफेक्ट ये है कि जब आप उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, अब बॉडी के मेटाबॉलिज्म को उसे भी तो पचाना है, सिंपल भाषा में यूज करना है, यूटिलाइज करना है। अब वो उसे ब्रेक डाउन भी करेगा। अब जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो डाइजेशन प्रोसेस से जाता है, इंटेस्टाइन में फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं न्यूट्रिएंट्स, फिर वो वेस्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, निकल जाता है, और फिर लिवर की तरफ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि तेरा यहाँ काम है, तू यहाँ जा, तू यहाँ जा, तू यहाँ जा। सेम प्रोसेसेस से इन हार्मोन्स को गो थ्रू होना पड़ता है। बिल्कुल। अब हमारी बॉडी तो भगवान ने नहीं बनाई ना 5 गुना उसके प्रोसेस करने के लिए। अगर आप खाना 5 गुना खाने लगेंगे तो क्या होगा? सही बात है। तो जब आपकी बॉडी में हार्मोन एक सर्टेन अमाउंट पे प्रोड्यूस होने थे, उस कैपेसिटी में बनने का सिस्टम मैकेनिज्म अंदर बना है, आप उससे 5 गुना ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा? वो सिस्टम ओवरलोड होगा। यानी आपके लिवर पे ओवरवर्क हो रहा है, आपके हार्ट रेट बढ़ती है, आप ट्रेनिंग परफॉर्मेंस ओवर कर रहे हो, आपके मसल टीयर का लेवल बढ़ता है, तो उसके नुकसान यही होते हैं, आपका लिवर डैमेज होता है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बढ़ सकते हैं। ये जितने भी एनाबॉलिक्स होते हैं मोस्टली इंजेक्टेबल, वो ऑयल बेस्ड होते हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। ओके। कुछ डायरेक्ट बिकॉज वो ऑयल बेस्ड होते हैं। ये मैं स्पेशली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कम वाटर बेस्ड भी आते हैं। तो कई लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो कहेंगे ठीक है हम ऑयल बेस्ड नहीं लेंगे, वाटर बेस्ड ले लेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। साइड इफेक्ट स्टिल रिमेन्स। उनके अपने रीजन से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो कार्डियक इश्यूज आ सकते हैं। अगर यू आर प्रोन टू हेयर लॉस, तो आपके हेयर लॉस होंगे, एक्ने आएंगे। जैसे टीनेज में एक्ने कैसे आते हैं? बिकॉज हार्मोन्स पीक पे होते हैं, आपको एक्ने आ सकते हैं। दिस इज ऑल इन द केस ऑफ मेन। कुछ मैंने सुना है कि कुछ केसेस में तो ऑर्गन साइज भी बड़ा छोटा भी भी हो जाता है। यस, दिस कम्स विद ग्रोथ हार्मोन एंड सम पेप्टाइड्स।
इनफैक्ट अगर रेगुलर यूज़ होता है, लेट्स से प्रोफेशनल एथलीट्स के केस में लेंगे, तो आप ये लेके चलिए कि हार्ट साइज भी बढ़ जाता है, ऑर्गन साइज बढ़ जाता है, विच डजंट फिट इनटू द शेल, क्योंकि हमारा रिब के जो स्ट्रक्चर तो वैसे ही बना है, और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस तो 72 बीट्स पर मिनट ही रहने वाली है। बट ये वैसे इतने साइज पे 72 बीट्स पर मिनट पे काम कर रहा था, अब उसी इंटेंसिटी से काम करने के लिए जब वो इतना बड़ा हो जाएगा तो उससे ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। दैट्स वेयर योर बीपी कम्स इन, दैट्स हाउ यू गेट हार्ट अटैक और स्ट्रोक बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड हायर हार्ट रेट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं इसमें ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि there are natural ways, it's just that it is a little hard, you need to be more disciplined and it will take more time. It also depends on your age. अगर आप टीनेज में हैं, 16-18 साल के, 20 साल के, for that matter 24 years, your body will respond better. Just have patience. Consistency is key to success. Fitness is not a 12-week program. It's a lifetime thing and you will thank yourself अगर आप उसको कंसिस्टेंसी से एक डिसिप्लिन्ड वे में, मिनिमलिस्टिक वे में, जो रियलिस्टिकली पॉसिबल है, आप वो करेंगे तो भी आपके गोल्स अचीव होते हैं। Yes, I understand people above 30 may face a lot of challenge. It will not be easy for them, as easy for a 20-year-old guy because of natural hormone, condition in the body. But still, choosing anabolic steroids is not the right way. You're risking a lot of things. लंबी रेस के घोड़े बनो। तो अगेन आई विल से टू एवरीबडी कि आप एक्टर्स को और जो स्टेज कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आइडल मत मानिए। बिल्कुल। उसका रीजन है, स्टेज कॉम्पिटिटर, लाइक आई वाज जस्ट सेइंग, कि उसके पीछे क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उसके बाद ब्लड रिपोर्ट प्रॉपर ट्रैक हो रही है, एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड ओजोन। जैसे स्टीम सोना रूम होते हैं ना, उनके ओजोन रूम होते हैं। इट्स अ एक्सपेंसिव थिंग। ओजोन रूम होते हैं, वो सोना रूम की तरह वहां जाते हैं और वो आधे घंटे के सेशन लेते हैं और उनके सेल्यूलर रिपेयर हो जाता है। कैन यू बीट दैट? हाँ, ये मैंने देखा है, आप सही कह रहे हो, ये मैंने देखा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो किस लेवल पे उसके साइड इफेक्ट कम करने के लिए एफर्ट ले रहे हैं, उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है। वो कोल्ड शावर टेक्नोलॉजी लेते हैं या आइस बाथ लेते हैं जिससे अगेन शॉक मिलता है, और बहुत सारी चीजें होती है प्रिवेंटिव केयर के अंदर व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग द साइड इफेक्ट्स। कि पोस्ट साइकिल थेरेपी यूज हो रही है हॉर्मोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सप्लीमेंटेशन का यूज होता है, क्वालिटी ऑफ फूड का यूज होता है कि उसके इफेक्ट मिनिमलिस्टिक हो। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग भी ये कर सकते हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से आपको एक बस छोटी सी चीज दिखाई देती है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड से बॉडी बन गई, लेकिन उसने अपने 30 साल के करियर में बैक एंड पे कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें अपने आप को बचाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, लाइक ओजोन थेरेपी आई मेंशन्ड अबाउट, एंड लॉट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स आर टेकन। आयुष्मान खुराना ने अभी पीछे एक इंटरव्यू में बोला था कि प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है और वो पता नहीं कितने 4 साल तक पड़ा ही रहता है। 3 साल तक पड़ा रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ से पढ़ लिया पता नहीं भाई। वरुण धवन ने कहा था मैं एक प्रोटीन पीता हूँ जो 0 कैलोरीज है। वो तो एक प्रोटीन का ब्रांड एम्बेसडर भी है वो, वरुण धवन। फास्ट एनअप न्यूट्रिशन का। तो अगेन पॉइंट इज अवेयरनेस नहीं है, सोशल इमेज के प्रेशर में आके उन्हें जो बोलना पड़ता है वो बोल देते हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि उनकी स्टेटमेंट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। दिस इज व्हाट दे शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ। आई अंडरस्टैंड दे कैन नॉट कन्फेस और टेल डिटेल्स कि हमारा कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, बट ऑडियंस नीड टू अंडरस्टैंड उनके पास बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, बहुत चीजें हैं ट्रैक करने के लिए, चाहे वो साइड इफेक्ट्स हो, चाहे उनकी प्रोग्रेस हो, कैसे होगी, एंड दे कैन नॉट जस्ट से इट अपफ्रंट। अगर इनकी जगह आपको किसी को आइडल लेना है तो आप अदर स्पोर्ट्स के एथलीट्स को लीजिए। इफ यू नोटिस रिसेंटली 5-7 साल में या 10 साल में इंडिया ने ओलंपिक के मेडल्स पहले से कंपैरेटिवली कितने ज्यादा लाने शुरू कर दिए। स्पोर्ट्स के अंदर आप बात करते तो क्रिकेट टीम कितनी अच्छी हो गई, फुटबॉल टीम कितनी अच्छी हो गई। उसका रीजन क्या है? हमें समझ आ गया कि एक स्पोर्ट की सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। बैट्समैन सिर्फ नेट्स पे बैटिंग की प्रैक्टिस करे, या बॉलर सिर्फ बॉलिंग की प्रैक्टिस करे, या स्विमर की प्रैक्टिस करे, बैडमिंटन जो है वो बैडमिंटन खेलता रहे प्लेयर, उससे कुछ नहीं होगा। उससे आपने एक स्किल डेवलप कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली तो आप अपनी बॉडी को यूज कर रहे हो, उसके मसल्स की स्ट्रेंथ, वही कंपोनेंट ऑफ फिटनेस आ जाते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, माइंड मसल कनेक्शन यानी ब्रेन फंक्शन, वही अल्टीमेटली सारे कंपोनेंट ऑफ फिटनेस आते हैं जिसको इम्प्रूव करना इक्वली इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने स्किल में बेटर परफॉर्म कर सके। तो आज की डेट में कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी एथलीट है,
नाउ व्हेन आई एम सेइंग एथलीट, नॉट बॉडी बिल्डिंग वाला एथलीट, स्पोर्ट्स एथलीट जितने भी हैं, उनके ट्रेनिंग का पार्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, अलग अलग तरह की, और गुड न्यूट्रिशन। वो नहीं खाते 1500 कैलोरीज, वो 3-3 3,500 कैलोरीज खाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फिर वो ट्रेनिंग करनी होती है। स्किल ट्रेनिंग में घंटों देते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में घंटों देते हैं, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग में देते हैं, तो वो न्यूट्रिशन चाहिए उनको परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर आइडल मानना है तो आई वुड से उनको मानो, देन यू विल गेट राइट रीजन एंड राइट वेज टू फॉलो। Because they're disciplined also, na? You see Virat Kohli in his diet also, he's like कि मैंने कब छोले भटूरे खाए होंगे नहीं पता। He's so disciplined because उसको वो सारी अपनी performance चाहिए क्रिकेट चाहिए, so he's constantly working out and eating right nutrition। बलिदान भी करना पड़ेगा। डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन इज अ मस्ट, कंसिस्टेंसी इज अ मस्ट। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि लोग छोले भटूरे खाना छोड़ दें। ऑफ कोर्स, आई मीन विराट कोहली इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, राइट? उसका गोल अलग है। ही इज द किंग ऑफ क्रिकेट नाउ, राइट? बट ऑल आई विल से इज कि ठीक है, एक बैलेंस वे में आप 80% 75% भी वो हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, तो यू अर्न दैट कैपेसिटी कि आप यार वो ओकेजनली 10-15 दिन में एंजॉय कर सकते हो योर फेवरेट बर्गर और पिज्जा और व्हाटएवर ड्रिंक यू वांट टू, तो वो आप अर्न कर लेते हो और उसका इतना नुकसान नहीं होता, बिकॉज 75-80% तो आप अच्छा कर रहे हो ना, राइट? अच्छा अंकुश, I wanted to ask you that since I am also a female, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है that during periods I don't feel like going to the gym, I don't want to work out, so काफी लोग ये भी कहते हैं कि पीरियड्स में तो वर्कआउट नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हाउ ट्रू इज दैट एंड इज इट लाइक मूड पे भी डिपेंड करता है लड़कियों के कि जाना है नहीं जाना? सो जस्ट टेल मी अबाउट दिस कि क्या पीरियड्स में वर्कआउट करना चाहिए? सो ये एक मिथ है। I'll explain you the whole process, what happens inside the female body around period time. So let's say day 1, day 2 of the period is when female is actually drained, right? Because hormones down होते हैं। So ये अभी थोड़ी देर में मैं आगे जब एक्सप्लेन करूंगा समझ आएगा कि day 1, 2 पे लो क्यों होते हैं। तो ये एक मिथ है कि पीरियड्स में वर्कआउट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। डे 3 और डे 4 ऑनवर्ड्स ना फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल शूट अप करने लगते हैं, एंड दिस गोज अप टिल डे 14 ऑफ द मंथली पीरियड साइकिल। ये आपके लिए बेस्ट टाइम होता है, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे इस टाइम पे। सबसे ज़्यादा आप इस टाइम पे हैवी ट्रेनिंग कर सकते हैं, चाहे वो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, फंक्शनल ट्रेनिंग करें, स्प्रिंट करें। From day 3 onwards. Day 3 और day 4 person to person again vary करता है, but tentatively this is the best time for female to actually do a high intensity workout. Okay. Day 14-15 onwards क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होने शुरू होते हैं, एंड देन प्रोजेस्ट्रॉन नाम का एक हार्मोन होता है जो ऊपर जाना शुरू होता है। दिस इज व्हेन नेगेटिव थिंग स्टार्ट, क्रेविंग्स आना, मूड स्विंग्स आना, जितने भी हम एसोसिएट करते हैं ना पीरियड से सिम्टम्स, वो बाय साइंस अगर आप देखेंगे तो वो डे 15 ऑनवर्ड्स आने शुरू होते हैं। इट इज नॉट ड्यूरिंग द पीरियड। पीरियड में तो सिर्फ अगर जो चैलेंज होता है वो पेन होता है। जितने भी हार्मोनल लेवल पे चेंजेस आते हैं जो मूड स्विंग्स या फूड क्रेविंग्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो डे 15 ऑनवर्ड शुरू होता है, एंड 15 से लेके, एंड वहां से आपकी एनर्जी डाउन डाउन डाउन, वहीं आपको लेथार्जिक, and this is the time when you should opt for moderate intensity workout, especially अगर आप बिगिनर हैं। अगर आप बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, चांसेस आर आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है और आप एक अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे कंटिन्यू। बट अगर आप बिगिनर हैं, देन दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड लोअर द इंटेंसिटी ऑफ योर वर्कआउट। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, टेक मोर रेस्ट, रिड्यूस 20% ऑफ सेट्स, टोटल सेट्स, स्प्रिंट की जगह जॉगिंग करना शुरू कर दो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप 5 दिन कर रहे थे पहले फॉर एग्जाम्पल, तो अभी 3 दिन कर दो, 1-2 दिन योगा कर लो, जुम्बा कर लो। सो दिस इज द गुड टाइम टू इनकॉर्पोरेट मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट रादर देन स्टॉपिंग। और वो आते 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 जब मंथ एंड होता है और पीरियड्स आते हैं, तो वो एनर्जी इतनी ड्रॉप हो जाती है जिसकी वजह से डे 1-2 पे बहुत लो होती है, एंड दिस इज द टाइम व्हेन द फीमेल बॉडी इज एक्सपेक्टिंग टू कंसीव। तो आपने देखा होगा पीरियड से पहले ना 2-1 किलो वेट भी बढ़ जाता है। Most of the females feel bloated, water retention हो गया. It is nothing but nature's way of expecting pregnancy. उस टाइम पे वो आपकी बॉडी में, जैसे वो कैलोरी डेफिसिट में होता है ना, सब होल्ड करना शुरू कर देते हैं कि शायद प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वो वाटर होल्ड करना शुरू कर देता है, न्यूट्रिएंट्स होल्ड करना शुरू कर देता है, और
आपका वो 2 kg वेट गेन हो जाता Gain हो है. जाता है. एंड दैट इज व्हेन that is why your body do not want you to do any Exercise. heavy exercise. तो आपकी एनर्जी लेवल इतनी ड्रॉप हो जाती है चाह के भी ना करें. वो माइंड ही ऐसा आपको नेचर है, नेचर है. तो हाँ. उसने आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे बना दिया. एंड दैट इज व्हाई डे 1 डे 2 तक वो ड्रॉप रहती हो है. जाता है. एंड व्हेन द सिग्नल रीचेस कि नहीं भाई कंसीव नहीं हुआ Yeah. है, एस्ट्रोजन. सो यस, फीमेल्स कैन वर्क आउट ड्यूरिंग पीरियड. द ओनली रियलिस्टिक चैलेंज इज द पेन. और जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी कोर एंगेज होती है बहुत. कोर मसल्स इंप्रूव होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, तो आपके पीरियड पेन क्रैम्प्स भी कम हो जाते हैं. सो विद एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन वो कम होता है. बट दैट इज द ओनली चैलेंज विच इज डिस्कम्फर्टिंग फॉर अ वुमेन. अदरवाइज देयर इज नो चैलेंज. You can work out. Yeah. And what about the pregnant females? Pregnancy में जिम जाना चाहिए या वॉक्स करनी चाहिए? Yes, but इसके साथ एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है. Do not go or do things by yourself. Okay. Luckily, प्रेगनेंसी सबको बहुत प्यारी होती है, तो लोग जनरली जैसे लोग फिटनेस को बहुत इजीली ले लेते हैं. गूगल यूट्यूब करा, ट्राई एंड एरर पे चल रहे हैं, तो उसमें इतना नुकसान नहीं होता है. बट प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल रियलाइज दैट दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट. तो उस टाइम पे इट इज़ बेस्ट कि आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें. एंड व्हेन आई एम सेइंग एक्सपर्ट डजंट मीन कोई फिटनेस कोच हो या सिर्फ डॉक्टर हो. अ फिटनेस कोच हु इज एन एक्सपर्ट इन ट्रेनिंग क्लाइंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट्स अ सेपरेट स्टडी. Okay. क्योंकि फिजियोलॉजी चेंज हो रही है अंदर. सो आई मे हैव स्टडीड अबाउट डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आई नो हाउ hormones are working, but I may still not know what is happening inside a female body during pregnancy because many things change. Hormones change, a lot of things change. तो उसकी एक selected set of exercises होती है, एक selected way of observation होता है कि progression कराना है, कैसे कराना है. Nutrition guidelines change हो जाती हैं. But yes, under the guidance of an expertise, you should do it because आपकी ही health improve हो रही है. उसके साथ साथ आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, हेल्दी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सारे बच्चे को भी सप्लाई होते हैं. द क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो गोज टू द किड, द बेबी. तो वो ग्रोथ उस बच्चे की अकॉर्डिंगली अच्छी होगी, और उसके जीन्स और डीएनए में वो हैबिट्स डेवलप होंगी. दे विल अडेप्ट टू अ हेल्दियर लाइफस्टाइल व्हेन दे आर बोर्न. दैट्स अ गुड पार्ट. तो यस, इट इज रिकमेंडेड. इनफैक्ट पहले ना फर्स्ट 3 months बहुत डेलिकेट कहते थे. अभी साइंस ने ये भी निकाल लिया है कि योगा एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों हो सकती है, बट अगेन द एक्सपर्ट नोज इट. प्रोटीन लेना चाहिए, इज इट रिकमेंडेबल, और कितनी एज से लेना चाहिए? ये जो जिम जाते ही स्टार्ट कर दें, इसके बारे में व्हाट्स योर थॉट? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि प्रोटीन को ना, जैसे आपने अपने क्वेश्चन में भी बोला कि जिम जाने से पहले लेना चाहिए या किस एज में लेना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है कि प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन है, हमारे पार्ट ऑफ फूड होना चाहिए वो. प्रोटीन कोई जादुई छड़ी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ मसल बिल्ड करने के काम आती है. मसल बिल्डिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन एज अ न्यूट्रिएंट. अगर हम क्लास 8 के न्यूट्रिशन चैप्टर पे जाते हैं साइंस की बुक में, तो यू विल सी इट इज रिटन प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी. यानी कि जब एक छोटा बच्चा ग्रो होता है, ग्रोथ हार्मोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसकी बॉडी में, उसके मसल टिश्यू बन रहा है, या वूम में भी, मदर के वूम में भी जो बन रहा है. अगर आप देखेंगे, अभी हमारा प्रेगनेंसी के टॉपिक पे बात हुई, तो 7-8 month के बाद डॉक्टर्स कई बार बोलते हैं प्रोटीन की कमी है, इंजेक्शन प्रोटीन के लगेंगे. दे डू नॉट रिकमेंड कि आप डाइट में शुरू से प्रोटीन इनटेक इनफ रखो. क्यों? क्योंकि वो वूम में जो किड बन रहा है उसको भी तो प्रोटीन ही चाहिए, क्योंकि उसकी भी स्किन, हेयर, नेल, ऑर्गन, सब कुछ जो है वो टिश्यू सारा प्रोटीन से बिल्ड होना है. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग अ ह्यूमन बॉडी. और जब वो बच्चा बाहर आ गया, ग्रो हो गया, तो जो हार्मोन प्रोड्यूस होने हैं या जो मसल टिश्यू बनना है, वो सब भी प्रोटीन से होना है. ग्रोथ हार्मोन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड. थायराइड हार्मोन विच इज द मास्टर हार्मोन, वो टायरोसिन नाम के एक अमीनो एसिड से बनता है, रॉ मटेरियल यूज होता है. हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब में कहीं ना कहीं प्रोटीन या सम और द अदर फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स आर यूज्ड. तो प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग नाम की चीज के लिए नहीं है, जस्ट वन ऑफ द यूजेस और फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. हमारे ब्रेन फंक्शनिंग,
हमारे न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स एंड ऑल रिलीज होते हैं, जो हमारा रिफ्लेक्सेस होते हैं, आपको पीछे से आगे किसी ने चूटी मारी, आप अचानक से यूं करोगे, ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो सिग्नल गया ना ब्रेन से शोल्डर तक ये करने का, ये जितनी फास्ट गया, ये सिग्नल ट्रांसमिशन जो होता है ये भी अमीनो एसिड्स के थ्रू होता है, एंड लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर हार्मोन प्रोडक्शन में होता है। तो बहुत सारे रोल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रोटीन के होते हैं। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ना ये समझना जरूरी है कि प्रोटीन कोई बॉडी बिल्डिंग मटेरियल चीज नहीं है इकलौती, वो कोई एलियन प्रोडक्ट नहीं है जो सिर्फ इसके लिए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना क्रोसिन जो है वो पेट बुखार के लिए बनाई गई है, तो प्रोटीन ऐसा नहीं कि वो उसके लिए, प्रोटीन के बहुत सारे जेनरिक रोल है। नाउ कम टू कि प्रोटीन लेना क्यों चाहिए। हाँ जी। तो ये फंक्शंस आपको बता दिए, इसीलिए लेना चाहिए। द प्रॉब्लम इज हमारी जो बेसिक डाइट है, जो हमारा इंडियन फूड हैबिट्स है, ब्रेकफास्ट क्या है, पराठे, सैंडविच, इडली, डोसा, वड़ा, उपमा, पोहा, दलिया, इट्स प्राइमरली कार्बोहाइड्रेट, किसी में फाइबर ज़्यादा, किसी में कम, बट प्राइमरली कार्ब्स। लंच और डिनर दाल रोटी सब्जी चावल, दाल रोटी सब्जी, करेक्ट। इवन अ नॉन वेजिटेरियन जो है वो मैंने देखा है कि इतने भी हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन नहीं हो रहे कि दिन में 2-2 3-3 बार नॉनवेज खा रहे हैं। दे ऑल्सो हैव इट ओकेजनली लाइक ट्वाइस थ्राइस अ वीक, यू नो, या बहुत ही कोई डिसिप्लिन्ड होगा तो रोज एक मील खा लेगा। तो प्रोटीन ना बाय डिफॉल्ट हमारा जो फूड सिस्टम है या जो नर्चरिंग सिस्टम है, जो हमारी हैबिट्स हैं, उसमें से ना वो थोड़ा सा मिसिंग है, नेचुरली बहुत कम है, और उसके फंक्शंस देखो कितने सारे हैं। तो इसलिए प्रोटीन कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है, जो मिसिंग है उस पर हमें फोकस देना चाहिए। बट नाउ पॉइंट कम्स, जो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आते हैं, मिसकंसेप्शंस वहीं से आते हैं कि अरे जिम ज्वाइन किया इसलिए प्रोटीन लेना है। तो वो माइंडसेट चेंज करिए, आप जिम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आपकी डाइट का हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए। अब चाहे वो पनीर से है, चाहे वो चिकन से है, अंडे से है, और अगर नहीं हो पा रहा तो शायद प्रोटीन शेक से है। मे बी बिकॉज तभी मुझे लगता है कि जो जनरल लोग हैं, हम आप जैसे, वी आर नॉट एबल टू कंसिस्टेंटली फॉलो दिस, क्योंकि हम वही देखते हैं कि बॉडी बिल्डर ये कर रहा है, सॉल्ट नहीं खाना, ये नहीं खाना, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कंटिन्यू डूइंग इट। तभी हम बीच में ही गिव अप कर देते हैं। करेक्ट। सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि हमको जानना चाहिए कि दैट शुड नॉट बी द गोल जो फिटनेस बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं करना हमको। फिटनेस इज मेक योर हैबिट्स हेल्दी, वर्कआउट रेगुलरली एंड फॉलो अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट, लॉन्ग टर्म चलो। आई मीन प्रैक्टिकली वो गोल होता भी नहीं है किसी का, राइट। इट्स जस्ट दैट आपका जो भी गोल है आपको बताया जाता है कि करना तो वैसे ही है कि कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, वेट लॉस हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक चीज आपको बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट बंद करने से वेट लॉस क्यों हो जाता है। इट्स नॉट दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर हार्मफुल, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। एक मॉडरेशन में अगर आप ले रहे हैं, उसका एक फंक्शन है बॉडी में, रोल है, तभी हम नेचर ने उसे बनाया है, उसका एक रोल है, या तभी वो हमारे लिए कंज्यूमेबल है, अनहेल्दी नहीं है। पॉइजनस होता तो उल्टी कर देते हैं। सो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो अंदर जाके ग्लाइकोजन बन जाता है, एब्जॉर्ब्स 3 ग्राम्स ऑफ वाटर। अच्छा, तो वो 1 ग्राम के मॉलिक्यूल का वेट 4 ग्राम हो जाता है, 1 उसका प्लस 3 वाटर का। इसका बेस्ट एग्जांपल, एब्जॉर्ब करके कंपाउंड इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर। अच्छा अच्छा, समझ लो एक जैसे वो होता है ना, वो क्या होता है, काले काले बीज, अच्छा हाँ, सब्जा सीड्स। सब्जा कैसे पानी में डालते हैं और वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, जली जली होता है, वैसे ही आप इमेजिन करिए कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के टिश्यूज सेल्स होते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल समझने का ये है कि आप आटा है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें पानी डालते जाओ, कहाँ चला जाता है, मिक्स हो जाता है, पता भी नहीं लगता, एब्जॉर्ब कर लेता है। चावल पकाते हो, इतने सारे पानी में चावल डालते हो, सब एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा स्टीम में जाता है बट 80% तो एब्जॉर्ब करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का नेचर होता है, वेजिटेबल्स भी आप कुक करते हैं, पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ स्टीम में जाती है बट एब्जॉर्ब कर लेती है। सो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू एब्जॉर्ब वाटर। तो अब होता क्या है कि शॉर्टकट कह लो, या क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए कह लो, या फिर वही वाली बात है, उसे पता ही नहीं, उसने ये देखा कि बॉडी बिल्डर छोड़ देते, तो अपने क्लाइंट्स को लोग बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो। तो उससे क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी यूरिनेशन पहले हफ्ते बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बॉडी 1 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट छोड़ा, अब कार्बोहाइड्रेट के तो फंक्शन है अंदर, तो बॉडी क्या करेगी, जब आप खाओगे नहीं तो वो अंदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट को निकालना शुरू करेगी यूज करने के लिए फॉर इंटरनल प्रोसेसेस। अब वो इस एक मॉलिक्यूल के साथ जो 3 ग्राम का वाटर था वो बाहर। तो करते करते इनिशियली जब आप कार्ब्स बंद करते हैं, you will notice that you are urinating more. So you're losing a lot of water weight. And this is another reason कि जैसे ही लोग
उस लो कार्ब डाइट को बंद करके नॉर्मल डाइट पे आते हैं, Yeah. वापस बाउंस बैक हो जाता है, वो एकदम फूल Right. क्योंकि फटाफट से आपने कार्ब्स खाया, वो वाटर रिटेन करेगी, वो स्टोर करना शुरू कर देगा जैसे। क्योंकि वो तो एक एसेंशियल प्रोसेस है ना बॉडी का। नेचुरल कुछ भी चीज नेचर में बनी है उसका रीजन है, और एक अच्छा रीजन है। हम तो उसे अब्यूज के लेवल पे ले जाते हैं, तब वो वाटर रिटेंशन बनती है या कुछ साइड इफेक्ट किसी भी चीज का आता है, तो वो वापस बाउंस बैक हो जाता है। तो मैं इसको स्कैम बोलता हूँ अपनी फिटनेस इंडस्ट्री का, कि एक स्कैम है लोगों को बेवकूफ बनाने का, कि बस वेट लॉस करा दो, वो भी खुश हो गया, लेकिन वो घूम फिर के दोबारा वापस आएगा, क्योंकि वो वापस बाउंस बैक हो जाएगा। सो यू गेट ट्रैप्ड इन एन एंडलेस लूप। Balance is the key. Not That's leaving the anything. answer for long term, long lasting success. सो वो हमारा तो चल रहा था कि प्रोटीन को ही लेके ही था, तो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन है और जो ये जो दूसरे Whey प्रोटीन है वे प्रोटीन, सो प्लांट बेस्ड प्रोटीन और वे प्रोटीन दोनों का फंक्शन सेम है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि प्लांट बेस्ड सेफ है वे प्रोटीन के कंपैरेटिवली। सी सो अगर प्रोटीन को हम क्लासिफाई करते हैं तो प्रोटीन इज नथिंग, लेट्स से एक बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं बॉडी में, 22 तरह के, राइट? वो बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग कॉम्बिनेशन में होते हैं। लेट्स से नंबर 1 से लेके 22 है, तो 1, 3, 5, 7 एक चेन बना के मसल रिपेयर करते हैं। 2, 5, 8, 9 ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन में जा रहे हैं। नंबर 8 टायरोसिन या वॉट एवर, वो थायराइड बनाने में हेल्प कर रहा है। तो हर अमीनो एसिड का या चेन ऑफ ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड का एक अलग अलग फंक्शन होता है। कलेक्टिवली इनको प्रोटीन कहा जाता है। जब भी एक चेन ऑफ अमीनो एसिड जुड़ते हैं उसे प्रोटीन का नाम दे दिया जाता है। अब जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल अलग है, यानी उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो जिस भी सोर्स से लिया, लेट्स से पी से लिया, सोए से लिया, कहाँ से निकाला, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या है, यानी कितना mg कौन सा अमीनो एसिड है। हो सकता है उसमें 22 के 22 अमीनो एसिड हो सकता है उसमें 19 हो, कोई 3 कम हो। जो 19 है उसमें से हो सकता है कोई ज्यादा है कोई कम है। एंड व्हेन यू कंपेयर इट टू वे प्रोटीन जो मिल्क से निकलता है, वे प्रोटीन इज सोर्स फ्रॉम मिल्क। तो जब हम घर में घी बनाते हैं, अगर आपने बनाया होगा, देखा होगा, तो नीचे एक व्हाइट व्हाइट सी परत चिपक जाती है और ग्रीन वाटर निकलता है, वो प्रोटीन है। अच्छा। उसी प्रोटीन को बस डेयरी कंपनीज जो है केमिकल प्रोसेस के थ्रू ड्राई कर देते हैं और वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। जैसे प्लांट प्रोटीन का ही है, मैंने सुना है जो लोग प्लांट प्रोटीन खाते हैं कंपैरेटिवली वे के कंपैरेटिवली, उन लोगों को वो इंडाइजेशन इशू भी कम होते हैं। मतलब जैसे मैंने 1-2 बार ट्राई खुद भी किया है प्लांट प्रोटीन, तो मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ। मैं उसका रीजन देता हूँ आपको। उसका क्या रीजन है? रीजन देता हूँ। तो पहले वे प्रोटीन प्लस वर्सेस प्लांट प्रोटीन को खत्म करते हैं। तो वे प्रोटीन में क्या है, वो अ लिटिल सुपीरियर है। उसका रीजन ये है कि उसकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो प्लांट प्रोटीन से कंपैरेटिवली बेटर है। ओके। बट बेटर क्यों है? क्योंकि जब भी हम मोस्टली प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस होता है अपना मसल बिल्डिंग पे, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे। तो वे प्रोटीन के अंदर कुछ सर्टेन अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन रहते हैं जो मसल रिकवरी को ज्यादा सपोर्ट करता है इन कंपैरिजन टू प्लांट प्रोटीन। आई एम नॉट सेइंग प्लांट प्रोटीन सपोर्ट नहीं करता, आई एम सेइंग कंपैरेटिवली वे प्रोटीन ज्यादा सपोर्ट करता है। इसलिए वे प्रोटीन एक बेटर ऑप्शन हो जाता है, स्पेसिफिकली जब आपका गोल है आपका मसल रिकवरी, मसल ग्रोथ। बट अगर आपका एक जनरल प्रोटीन फुलफिल करना है देन इट इज फाइन, आप वे प्रोटीन लें या फिर प्लांट प्रोटीन लें, ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं आता। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी और एब्जॉर्प्शन, सो प्रैक्टिकली वे प्रोटीन हो या प्लांट प्रोटीन हो, वो जिस तरह से प्रोसेस होके फाइनली हमारे पास आते हैं, दे आर इजी टू डाइजेस्ट। प्रॉब्लम में कम जब लेट्स से आप इतने सालों से जो आपकी ईटिंग हैबिट्स थी, बॉडी ने अंदर सब लगा के भेजा। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोटीन को डाइजेस्ट, हर खाने को, हर चीज को डाइजेस्ट और ब्रेक करने के लिए ना एक एजेंट है, उसको कहते हैं एंजाइम। उसी के मतलब यहाँ से आप खाना खा रहे हो, आपके सलाइवा में भी एंजाइम्स हैं, तो यहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट को कौन ब्रेक करेगा। तो जब हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत सालों से नहीं होता ना, तो बॉडी वो एंजाइम बनाना बंद कर देती है या कम हो जाता है उसका प्रोडक्शन, जिसकी वजह से अचानक जब आपको हेल्थ अवेयरनेस आती है और आपको लगता है प्रोटीन आपको डाइट का हिस्सा बनाना है और आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, बॉडी के पास वो एंजाइम इनफ नहीं होता है। अच्छा। और तभी अगर आप देखेंगे तो कई बार अब आजकल प्रोटीन भी आने लग गए हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलग से डले होते हैं। क्योंकि प्रोटीन आया, यूज किया, फिर प्रॉब्लम आई, लोगों को भी बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा,
फिर वो सोचा साइंटिस्ट ने कि भाई यार ये तो इजी टू डाइजेस्ट चीज बनाई थी हमने, प्रॉब्लम कहाँ रही है? पता लगा कि भाई 30 साल से इंसान 20 साल से खा ही नहीं रहा था, तो बॉडी ने उसके एंजाइम बनाने बंद कर दिए। तो उन्होंने एंजाइम्स ऐड करने शुरू कर दिए, प्रोबायोटिक्स ऐड करने शुरू कर दिए प्रोटीन के अंदर, वाइटामिन मिनरल्स ऐड करने शुरू कर दिए जो एसेंशियल हैं उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए। तो जो आपको डाइजेशन इशू हुआ या इनडाइजेशन फील हुआ, वो पॉसिबिलिटी ये थी कि वो इनफ एंजाइम्स नहीं थे उस टाइम पे आपकी बॉडी में, ग्रेजुअली वो वापस बनने लग जाए। So, अंकुश, हम सुनते आते हैं जैसे जैगरी पाउडर हो गया, स्टीविया हो गया, जितनी भी आर्टिफिशियल शुगर्स हम यूज करते हैं, ब्राउन शुगर हो गई, इज इट लाइक अ मार्केटिंग गिमिक या वी शुड जस्ट स्टिक टू हमारा नॉर्मल जो शुगर है इन मॉडरेट क्वांटिटी जो हमारे माता पिता करेक्ट। सो अगेन इसमें ना कुछ साइंटिफिक रिसर्च है, कुछ मार्केटिंग गिमिक है। लाइक एक टाइम आया जब शुगर बदनाम हो गई, बहुत बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, तो अब लोग शुगर से डरने लग गए। लेकिन अब लोगों को तो शुगर का फूड में यूज है इतना, तो कुछ तो करना है, क्या करेंगे? तो कंपनीज कम अप विद समथिंग और दी अदर। जैसे हमारी डाइट में ट्रेंड चलता है ना, पहले तो नहीं आती थी, आज हर साल नया ट्रेंड आ जाता है। अभी कीटो आ गई, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग आ जाएगी, फिर पैलियो आ जाएगी, फिर एटकिन डाइट आ जाएगी, कुछ ना कुछ। आज तो मेडिटेरेनियन डाइट चल रही है। I have to talk to you about this only। मेरा अगला क्वेश्चन यही है। तो उसी तरह से ना ये वाले ट्रेंड्स भी चेंज होते रहते हैं। तो पहले समझते हैं शुगर में प्रॉब्लम क्या है। शुगर में प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जब आप उसे कंज्यूम करते हैं तो वो ब्लड शुगर बढ़ा देती है। बिल्कुल। जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो ब्रेन का काम है उस एक्सेस शुगर को, जो 80 से 120 के बीच होनी चाहिए, तो 120 से ऊपर जितनी भी गई उसे ठिकाने लगाना है। अब जब, और एक और प्रॉब्लम यह है कि लोग जब शुगर की बात होती है तो सिर्फ टेबल शुगर जो चीनी होती है उसको शुगर समझते हैं। बट यू विल बी सरप्राइज कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, इट इज नथिंग बट शुगर। चाहे वो तो आप रोटी हो गई, रोटी है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, कुछ भी है, हेल्दी कह लो उसको, अनहेल्दी कह लो, पर वो शुगर है। अच्छा, वो उसमें और चीनी में एक ही फर्क है। अच्छा। कि चीनी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो उस फूड का अंदर जाके 1-2 स्टेप डाइजेशन के बाद केमिकल फॉर्मूला सेम होने वाला है और वो सेम काम करने वाली है। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में कंज्यूम करते हैं तो वो ब्लड शुगर बढ़ती है। जब वो ब्लड शुगर बढ़ती है तो उसे ठिकाने लगाने के लिए इंसुलिन रिलीज होती है। ब्रेन को सिग्नल आता है कि भाई 120 से ऊपर हो गया, अब इसे कम करो। तो वो एक्सेस जितना होता है उसको लेके जाता है लिवर के पास। लिवर के पास एक लिमिटेड 300-400 यूनिट की कैपेसिटी होती है, वो कंज्यूम करेगा, फिर आपके मसल के पास जाएगा, मसल के पास भी एक लिमिटेड कैपेसिटी, और अगर आपका लाइफस्टाइल ही सेडेंटरी है तो उसके पास तो कुछ खास कैपेसिटी नहीं है। तो अल्टीमेटली वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी को ब्लड में शुगर नहीं चाहिए और इन दो के अलावा कोई तीसरी जगह नहीं है, तो वो तीसरी चीज होती है फैट। अच्छा, तो बॉडी को ब्लड में शुगर चाहिए ही नहीं, उसे 80 से 120 यूनिट के बीच चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए। उसने अपना मापदंड बनाया हुआ है और वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो वहां से फ्री कर देगा। वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए ब्लड में, हाँ ठीक है, तो वो या तो लिवर पे भेजेगा। अब आपने सुबह नाश्ते में हाई कार्ब फूड खाया, बीच में चाय पी ली, चलो आपने पूरी रात फास्टिंग की थी क्योंकि आप सो रहे थे, तो शायद ब्रेकफास्ट की जो शुगर इकट्ठी हुई थी वो लिवर ने कुछ ले ली, कुछ आपके मसल ने लेनी। फिर आपने 12 बजे चाय पी ली, वो कहाँ जाएगी? शायद थोड़ी सी जगह हो, आपने डेली जो उठ के चले फिरे थे, ड्राइव की थी, उसमें यूज हो गया। अब आपने लंच में रोटी चावल सब्जी खा ली, फिर वो शुगर इतनी सारी रिलीज हो गई, वो कहाँ जाएगी? वो फैट में। फिर शाम को भी आपने कहा चल मैं हेल्दी हूँ, फ्रूट खाऊंगा, या मैं कोई चाय समोसा खाऊंगा, कचौड़ी खा रहा हूँ, फिर तो आप इतना रिपीटेडली कार्बोहाइड्रेट का यानी शुगर को बॉडी में फीड करते हैं कि वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन कि शुगर और ऑल्टरनेटिव्स। तो शुगर से प्रॉब्लम क्या है, ये तो अब हमें समझ आ गई कि लोग शुगर से डरना क्यों शुरू हुई, या उसकी क्या नेगेटिव मार्केटिंग हुई जो लोगों ने हम शुगर नहीं खाएंगे। तो पहले आते हैं हमारे देसी जो ऑल्टरनेट्स है, गुड़ और हनी। तो लोग उसको हेल्दी मानते हैं। तो पहली बात तो ये है कि गुड़ और हनी आप अगर आज देखेंगे तो वो वैसे नहीं है जो पुराने टाइम पे हुआ करते। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम मान के चलते हैं उनकी क्वालिटी ऑप्टिमम है, लेट्स से। तो चीनी में और उसमें डिफरेंस क्या है? कुछ ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स, अच्छा बस। उसके बाद क्या वो बॉडी में जाके कुछ अलग कर रहा है? नहीं। जो काम चीनी कर रही है वही काम हनी कर रहा है, वही काम गुड़ कर रहा है। आपकी ब्लड शुगर बढ़ ही रही है। दैट मीन्स जिस प्रॉब्लम की वजह से आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स जो आप सोच रहे थे हेल्दी है, गर्म पानी में हाँ वो हनी डाल के पी रहे हो, तो आपकी ब्लड शुगर तो वो भी बढ़ गई, काम वही चल रहा है। तो क्या हुआ? आपने सिर्फ अपने आप को बताया कि मैं हेल्दी ऑप्शन ले रहा हूं, बट बायोलॉजिकली अंदर जाके वो वही कर रहा है। देन कम्स टू मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स, सुक्रालोस। तो
सुक्रोलोज क्या है, वो भी अगर आप देखेंगे कि शुरू में तो बहुत प्रमोट हुई थी, बट बाद में रियलाइज हो वो भी ब्लड शुगर बढ़ाती है। स्टीविया अलग है, वो अब लेटेस्ट चल रहा है। अच्छा। तो सुक्रोलोज आई, वो भी, और बहुत सारे बीच में अलग अलग तरह के शुगर ऑल्टरनेटिव्स आए, जिनके साथ स्टडी और रिसर्च करके पता लगा कि वो ठीक है, ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ा रहे, ब्लड शुगर पे कोई इंपैक्ट नहीं है उनका, बट मेटाबॉलिकली कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं एंड दे आर अनहेल्दी, यानी इंटरनली मेटाबॉलिक लेवल पे वो डैमेज क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ जैसे कि सुक्रोलोस, या आप डाइट कोक लेते कोक जीरो, उस पर अगर आप पीछे ध्यान से देखेंगे तो एक स्वीटनर होता है, उसका नाम होता है एस्पर्टेम, और साथ में वार्निंग भी लिखी होती है कि किड्स और इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन ना पिए। वो शुगर से भी 30-31 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है, तो मतलब पिंच डाला वो। तो ये सुक्रोलोस हो गया, एस्पर्टेम हो गया, ये भी वही सिमिलर शुगर वाले रोल प्ले करते हैं, बट उससे भी कहीं ड्रास्टिक लेवल पे। और ये क्या कह रहे हैं, जीरो शुगर, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, सच, वो तो सच बोल रहे हैं, शुगर, पर वो डाल रहे क्या, मार्केटिंग जीरो शुगर, शुगर नहीं डाल रहे, शुगर नहीं डाल रहे, राइट। तो लास्ट बचता है जो अभी रिसेंट स्टडीज के हिसाब से सपोर्ट कर सकते हैं, वो बचता है स्टीविया। स्टीविया इज दी ओनली ऑल्टरनेट टू शुगर राइट नाउ, जिसका मेटाबॉलिकली भी कोई नेगेटिव इफेक्ट अभी तक नहीं स्टडी हुआ है, और वो ब्लड शुगर रेज करने में भी हेल्प नहीं करता है। अच्छा, सॉरी, ब्लड शुगर भी रेज नहीं करता है। तो वो उसका एक जो पर्पस था शुगर छोड़ने का, वो अगर एक्चुअली में सर्व होता है, वो स्टीविया के साथ होता है। बट शुगर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम इज अगेन इन आवर बेसिक फूड। अगर आप पूरे दिन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं खा रहे हैं, आप प्रोटीन भी खा रहे हैं, फैट भी खा रहे हैं, फाइबर भी खा रहे हैं, पानी भी इनफ पी रहे हैं, और उसके बीच अगर आपने एक चाय कॉफी 1 चम्मच नॉर्मल चीनी के साथ पी ली, जिसके टेस्ट की आपको आदत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉइंट इज पीपल फोकस, या मार्केटिंग जो है, या जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो है इंडस्ट्री है, वो ना ये इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे फोकस करके उनको इतना बड़ा बना देते हैं कि चीनी बंद कर दो। यू विल बी सरप्राइज, मैं बहुत डायबिटिक पेशेंट्स के साथ मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ, तो वो कहेंगे मैं ना चाय ना शुगर फ्री पीता हूँ बिना चीनी के। मैं यही कर रहा हूँ, आपने मेरे को बताया, मैं एग्जैक्टली यही कर। लेकिन आगे की बात सुनो, और मजेदार है, 6-8 मारी गोल्ड बिस्किट खा जाते हैं साथ में। ये मुकदम मारी गोल्ड खा जाती है 8 एग्जैक्टली, और मैं उस दिन वो भी खा जाती है पार्ले जी। तो वही, कोई पार्ले जी खाता है, कोई मारी गोल्ड खाता है। पार्ले जी फॉर द टेस्ट, आई नो उसमें कैलोरीज है। तो आप तो जान के खा रहे हो, और शुगर छोड़ी है वाले लोग, शुगर छोड़ी हुई है, जो डायबिटीज वाले लोग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लोग ना शुगर को सिर्फ शुगर समझते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट भी शुगर है वो नहीं पता है। तो डायबिटीज है तो शुगर के बिना फीकी चाय पी लेंगे, लेकिन साथ में 6 बिस्किट्स चल रहे हैं। तो आई कम बैक टू द सेम पॉइंट, अगर आप ओवरऑल डे में बैलेंस न्यूट्रिशन खाते हैं, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में है, तो आपको इतने छोटे छोटे कंसर्न्स पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। मतलब 1 चम्मच चाय पे डाल के पी लो, बट पहले अपना बेसिक न्यूट्रिशन सॉल्व कर लो। फिर आप चाय में 1 चम्मच चीनी डालो, फिर क्यों स्टीविया के टेस्ट वाली चाय पी रहे जो पसंद ही नहीं आती, इन केस क्यों सालों की हैबिट होती है ना। तो दिस इज हाउ फोकस इज डाइवर्टेड फ्रॉम बिग इश्यूज टू स्मॉल इश्यूज, और उनको इतना बड़ा बनाया जाता है। एक बात और बताओ आप मेरे को, जैसे आपने बताया कि ये शुगर अचानक से 10 साल पहले हवा में उछली, ऐसे ही एक बहुत बेसिक चीज है जो हम अपनी डाइट में रोज कर रहे हैं, अचानक से 20 साल पहले वो मार्केट में आई है, उसका नाम है ब्रेड। और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो हर दूसरा आदमी इंडिया में ब्रेड सुबह ब्रेकफास्ट में खा रहा है, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, कोई सॉर्डो ब्रेड, ये वो। सो ब्रेड कंज्यूम करना, इज इट गुड, जो हमारे मतलब हमारे देश में चल रही है, इज इट गुड फॉर न्यूट्रिशन के लिए खानी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? सो लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, गुड बैड फूड नहीं होता है, इट्स जस्ट द पॉइजन इज इन द डोज, राइट। ब्रेड अगर कहें ठीक है, इट्स नॉट परफेक्टली हेल्दी ऑप्शन, क्योंकि बेकरी में बनती है तो उसमें इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकंड, उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा ऑयल भी यूज होते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में। वो बेकिंग, वो ड्राई दिखती है हमें, बट उसके मेकिंग में ऑयल बहुत यूज होता है जब डो बनता है, तो ऑफ कोर्स उसमें फैट भी बहुत है। बट अब उसे कंप्लीटली डिस्कार्ड करना भी गलत होगा वो से। ठीक है, हम राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उस तरह से आप ये भी खा सकते हो, बट वी कैन इम्प्रूव इट। कैसे? अगर आप ब्रेड को सेक के बटर लगा के खा रहे हो सिर्फ, देन ऑफ कोर्स इट्स पॉइजन या हार्मफुल हो गया।
लेकिन वहीं आपने उस पर क्या किया, लेट्स से आपने बटर लगाया ऑफ योर चॉइस, अमूल लगाओ या वाइट बटर लगाओ, हेल्दी वाला लगाओ, कैसे, खीरा टमाटर डाल दिया, ओके, लेटूस या कैबेज डाल दी, पनीर डाल दिया, एंड यू मेक अ ग्रिल्ड पनीर सैंडविच। अब उसमें क्या हुआ, जो ब्रेड सिर्फ कार्बोहाइड्रेट थी, उसमें सैलेड और फाइबर भी आ गया, पनीर भी आ गया, उसमें प्रोटीन और फैट भी मिल गया, राइट, बटर से भी फैट मिल गया, इट बिकम्स अ कंप्लीट मील। करेक्ट। So this is how you change your preparations to make food good or bad. सो ब्राउन वाइट नथिंग मैटर्स। ब्राउन वाइट ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहानी शुरू हुई थी ब्राउन राइस से। हाँ जी बिल्कुल, ये कहानी ब्राउन राइस से शुरू हुई थी। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज, बहुत बड़ी problem। लोगों को लगता है हम ब्राउन राइस खा रहे तो हेल्दी है। सी, ब्राउन राइस हेल्दी है, विच इज ट्रू। क्यों हेल्दी है? उसके ऊपर एक शेल होता है फाइबर का, दैट्स द मेजर डिफरेंस। ओके, बट उसी शेल की वजह से उसे पकाने से पहले ओवरनाइट सोक करना पड़ता है। उसी शेल की वजह से उसे पकाने में भी 1 घंटा लगता है, 6-8 सीटी लगती है, आई मीन विसल्स इन द कुकर। वहीं पे नॉर्मल वाइट राइस ना ओवरनाइट भिगाने की जरूरत, धोया डाला 15 मिनट में तैयार। करेक्ट। तो कंपनीज ने उसकी प्रमोशन करी, मार्केटिंग करी, लोगों को हेल्थ बेनिफिट भी समझ आए, लोगों ने लेना शुरू करा। बट सस्टेनेबिलिटी जो एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन में नहीं मिलती, वो राइस कुकिंग में नहीं मिली। कि भाई कौन पूरी रात भिगोएगा, कौन 1-1 घंटा पकाएगा। यहाँ सुबह एक लेडी को अगर कुक करना है खाना अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, उसका टाइम नहीं है, टाइम कहाँ, सही वो बात। नहीं है उसके पास टाइम। तो क्या हुआ कि प्रमोट भी हो गया, लोगों को बेनिफिट भी मिल गया, लेकिन लोग उसे यूज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस में समझ आया इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यू कांट कुक इट एवरी टाइम। अच्छा, आई डिडंट नो दिस। हाँ, मुझे नहीं पता। ये स्टोरीज की यही है ब्राउन राइस की। अब क्या हुआ है, कंपनी को ये तो समझ आ गया कि यार माल तो आ गया, बेचना तो है। और दूसरी बात, ये एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी मिल गई जिसमें नॉर्मल राइस को आप महंगा करके बेच सकते हो, यानी लोग महंगा लेने को तैयार है, ये भी पता लग गया लोगों कंपनीज को। तो उन्होंने व्हाइट राइस को ही ब्राउन पॉलिश राइस बना के पैक करा और इंस्टेंट ब्राउन राइस जो 20 मिनट में बन जाता है बना दिया। अच्छा, तो जो प्रैक्टिकली आज इंस्टेंट वाला ब्राउन राइस आप खा रहे हैं, दैट इज नॉट ब्राउन राइस, बिकॉज उसके ऊपर जो हस्क थी, जिसकी वजह से उसे भिगोना पड़ता था या जिसकी वजह से उसे कुकिंग में टाइम लगता था, जिसकी वजह से उसमें हाई फाइबर कंटेंट होता था, वो तो हटा दिया, तभी तो वो 20 मिनट में कुक हो रहा है, वरना हो ही नहीं पाता। तो वो सारी गेम ही चेंज हो गई और वो ब्राउन राइस अभी भी प्रमोट हो रहा है। और अगेन, जैसे आपने कहा कि उस पर लिखा है नो शुगर, तो लीगली तो गलत नहीं है ना। अब ये राइस पे ब्राउन राइस लिखा है, लीगली तो गलत नहीं है, क्योंकि ब्राउन कलर का ही है, तो उसका हस्क ही निकल गया। तो अगर आप ब्राउन राइस खा रहे हैं और खाना चाहते हैं, तो वो वाला ब्राउन राइस खाइए जिसमें पकने में 1 घंटा लगता है। अगर आप 15 मिनट वाला ब्राउन राइस खा रहे हैं तो इट इज एज गुड एज व्हाइट राइस। यहीं से ब्राउन ब्रेड की कहानी शुरू हुई। ब्रेड व्हाइट थी, अच्छी खासी थी, उसके अंदर ब्राउन कलर डालने लग गए, अब ब्राउन ब्रेड हेल्दी होती है। उसके बाद आ गई मल्टीग्रेन। अगर आप मल्टीग्रेन भी देखेंगे तो उस बीच में तो वो वैसी ही है, कॉर्नर्स पे हल्के से फ्लेक्स लगाए होते हैं। क्योंकि अगर कभी आपने मल्टीग्रेन रोटी खाई होगी, अगर 3-4 बाजरा ज्वार मिक्स करके, कितनी ड्राई और हार्ड बनती है। अगर वैसी ब्रेड होगी, आप सैंडविच खाना प्रेफर करेंगे? टूटती रहेगी। फूड इंडस्ट्री को कस्टमर एक्सपीरियंस सबसे टॉप पे रखना है, उसके बाद जो मर्जी मैनिपुलेशन कर लो। तो वो जो मल्टीग्रेन वाली भी जो ब्रेड है, वो ट्रूली मल्टीग्रेन नहीं है, वो वही ब्रेड है जो आपकी व्हाइट ब्रेड है ऑलमोस्ट, बस उसके पे साइड पे फ्लेक्स लगा दिया और नाम दे दिया मल्टीग्रेन। करेक्ट। तो ये है ब्राउन व्हाइट का खेला। एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है जो हमें अभी 2019 के बाद, स्पेशली कोरोना के बाद से बहुत केसेस आ रहे हैं जिसमें लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, यंगस्टर्स को हो रहा है, और जिम के तो भर भर के वीडियोस आप लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। तो आपके हिसाब से ये क्यों हो रहा है कि लोगों ने 2019 के बाद या सिंस कोरोना के बाद इस टाइप की डाइट्स फॉलो करनी शुरू कर दी? व्हाट आई कैन से इज कि मेरी ऑब्जर्वेशन में कमी कहाँ आ रही है। सी, कोरोना के बाद लोगों में हेल्थ अवेयरनेस आई, उन्हें इंपॉर्टेंस समझ आई अपनी हेल्थ की, तो बहुत लोग हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ मूव हुए। बट ये इंडस्ट्री उतनी ऑर्गेनाइज्ड या प्रिपेयर्ड नहीं थी, लाइक अभी तक भी मैं कहूँगा नहीं है। कैसे? आप आए मेरे पास, मैंने आपसे बात करके समझा ही नहीं कि आप पिछले 1-2 साल से क्या कर रहे हो, 5 साल से क्या कर रहे हो, क्या लाइफस्टाइल है, कभी एक्सरसाइज की है कि नहीं की, खाना पीना कैसा है। उससे मैंने अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि क्या इनको कोई पॉसिबल मेडिकल कंडीशन हो सकती है। हो सकता है आपने अभी तक टेस्ट नहीं कराया, आपको पता ही नहीं है, हमें खुद ही नहीं पता, आपको खुद ही नहीं पता कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल सही है कि नहीं है।
जब मैं आपको असेस करूंगा, आपकी हेल्थ हिस्ट्री समझूंगा, आपका ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन एक्सपीरियंस समझूंगा कि भाई ये इंसान 2-3 साल से कैसे खा रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन को लेके क्या सिचुएशन है, वर्क स्ट्रेस को लेके क्या सिचुएशन है, तो उससे मुझे एक हिंट भी नहीं मिलेगा कि यार इनको मुझे टेस्ट कराने चाहिए। बट इफ आई टॉक, आई अंडरस्टैंड, इफ आई हैव अ पैटर्न टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्वेश्चंस से गो थ्रू कराना है अपने प्रोस्पेक्ट को, तो मैं समझूंगा कि हाँ यार इसको ये ब्लड टेस्ट की एक लिस्ट देनी है, ये करवानी है, सो दैट आई हैव द पैरामीटर्स इन फ्रंट ऑफ मी। जब वो पैरामीटर्स मेरे सामने होंगे, आपकी हेल्थ कंडीशन मुझे पता है, उसके हिसाब से मैं आपके लिए एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन प्रिस्क्राइब करूंगा कि आपकी बॉडी किस कंडीशन में है, किस लेवल का वर्कआउट लेने के कंडीशन में है, किस तरह की डाइट आपके लिए सूट करेगी, यू नो। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ से आती है कि कोचेस जो है प्रॉपर इन डेप्थ असेसमेंट नहीं करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस जो इस तरह के इंसिडेंसेस या एक्सीडेंट्स मैं कहूँगा सामने आते हैं। सो बेसिकली एज ए लेमैन हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर मैंने 4 साल 5 साल या 10 सालों में एक्सरसाइज नहीं करी, मैं अचानक से जिम में जाके उछल कूद नहीं मचाना चाहिए। पहले अपने आप को देख तो लो कि मैं 10 साल से गलतियां करता हुआ आया हूँ, पहले अपने अंदर झांक तो लूं कि मैं कितनी अपनी बॉडी को बिगाड़ के आ रहा हूँ। सो हमारी बॉडी इतनी नाजुक तो नहीं होती कि कोई आए और अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, उसकी बहुत कैपेसिटी होती है, बट असेसमेंट करके हम ना पॉसिबल रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं कि यार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यू नो। क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज नहीं की इसलिए, हो सकता है आप 5 साल से बहुत एक्सटेंसिवली स्मोक कर रहे हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अब स्मोक की वजह से हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है या कहीं कोई ब्लॉकेज है या आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम है, रातों को हो सकता है आपको अस्थमा है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अगर वो एक्सेस ही नहीं किया और आपको मैंने आते ही हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे डाल दिया क्योंकि मुझे इंप्रेस करना है, मैं बहुत अच्छा कोच हूँ भाई, मैं तो बहुत अच्छा वर्कआउट कराऊंगा आपको, पता लगा भाई उसकी कैपेसिटी नहीं थी, मैं रोज वन मोर पुश कम ऑन यस यू कैन डू इट, गया बंदा ही गया, यू नो, या गया या फिर हो सकता है उसको ब्लैकआउट हो गया, पहला साइन ब्लैकआउट हो सकता है। एक्चुअली यू आर राइट, तो ये बहुत बड़ा रीजन यही है मुझे लगता है। असेसमेंट नहीं होती है, डायग्नोसिस नहीं होता है पूरा, कोचेस खुद अपनी वैल्यू नहीं समझते कि उनकी वैल्यू सिर्फ वो वेट्स उठवा के हेल्प कराना है या वो कार्ब्स बंद कराना नहीं है, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उनका रोल बहुत बड़ा है। मतलब इफ़ नॉट एज इक्वलेंट टू डॉक्टर आपको बीमारी आने पे हेल्प करता है, अ गुड फिटनेस कोच कैन प्रिवेंट दैट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला जो केस है, तो वी कैन हेल्प विद प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो वो वाला रोल आ जाता है। दूसरा, एक मॉडर्न ट्रेंड्स आ गए हैं, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखा, सोशल मीडिया पे, अरे ये वाला प्री वर्कआउट, इससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, इससे ये हो जाता है, इससे फैट लॉस हो जाता है, अरे ये फैट बर्नर खा लो। तो आपने बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, भाई उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले आपको नहीं पता कि वो किस लेवल पे वर्क करेगा, कितना सही है। और जैसे आपने मेंशन किया कि स्टेरॉइड्स इजीली मिल जाते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो फैट लॉस फास्ट करने में हेल्प करती है। मैं आपको बताऊंगा उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती है फैट बर्निंग के लिए जो एथलेटिक लेवल पे यूज होती है, जो प्रैक्टिकली फसल के अंदर यूज होता है एज अ हर्बिसाइड, यस, प्लांट एज अ फर्टिलाइजर एंड हर्बिसाइड यूज होता है, और वो एथलेटिक लेवल पे यूज होता है, दैट्स इलीगल एंड बैन। जो प्री वर्कआउट में डाल रहे हैं, नहीं प्री वर्कआउट, अच्छा स्टेरॉइड्स, ओके, सोचो क्या यूज है उसका और कहाँ ह्यूमन बॉडी पे यूज हो रहा है। तो लोगों को ये नहीं पता होता और वो कब क्या कंज्यूम कर लेते हैं, किस डोजेज में कंज्यूम कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने सोशल मीडिया पे कहीं देखा या गूगल पे सेल्फ स्टडी करके ले लिया, उनको उसका पॉसिबल साइड इफेक्ट या डेंजर पता ही नहीं, बस करना है, कर लिया। तो रॉन्ग गाइडेंस, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के चलते भी लोग गलत सप्लीमेंट्स का या किसी चीज़ का कंजम्पशन कर लेते हैं फॉर फास्टर रिजल्ट्स, कि मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी जल्दी, मेरा फैट लॉस जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जैसे आपने अभी प्री वर्कआउट बोला, एक्चुअली में प्री वर्कआउट भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले इफ़ यू रिमेंबर, आज से ज़्यादा नहीं, 5-6 साल 7 साल पहले एनर्जी ड्रिंक्स में एक ही एनर्जी ड्रिंक थी, रेड बुल। अभी वो आती थी उस टाइम पे ऑलमोस्ट 100+ रुपीज की, तो हर कोई लेता नहीं था उसको, इफ यू रिमेंबर दोस डेज। करेक्ट। अभी एक नई एनर्जी ड्रिंक आई हुई है जो 20 रुपए में इतनी सी मिलती है, आपने देखा होगा शायद। आई मीन बहुत चीपर ऑप्शंस आ गए हैं, 60 रुपए में भी आ गया है। यू वोंट बिलीव, स्कूल के बच्चे पी रहे हैं वो। हाँ, रेड बुल मॉन्स्टर पी रहे हैं बच्चे शौक। हाँ, नहीं बिल्कुल है। तो लाइक अ सेड की सप्लीमेंट का एक प्रॉब्लम हो सकता है, रॉन्ग मेडिकेशंस आपके हाथ लग गई, गाइडेंस नहीं है, प्लस स्ट्रेस जिसकी हमने बात करी। स्ट्रेस इज अ गुड कंट्रीब्यूटर।
आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स पुअर थी, आप स्मोकिंग अल्कोहल से कर रहे हैं, आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं है, आप और मल्टीपल वेज में अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डाल रहे हैं, विच कैन कंट्रीब्यूट टू, ऊपर से आप जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे नेचुरली हार्ट रेट बढ़ती है, इट इज़ अ प्रोसेस। तो उस केस के अंदर आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं थी और वो ब्रेक डाउन कर जाती है, तो वो कभी ब्लैकआउट हो सकता है, चक्कर आ सकता है, और कुछ केसेस के अंदर एक्सट्रीम भी हो जाता है। तो आई थिंक इसका ना सॉल्यूशन वही आ जाता है कि लोगों को भी देखना चाहिए कि वो एक सुपरविजन में चलें, एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे गाइडेंस लें, गेट देयर फाइनल फार्मूला एंड देन ठीक है भैया आगे कोच की जरूरत नहीं है। और दूसरा कोचेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी इंसान आ रहा है उसको सिर्फ देख के जज मत करो, असेसमेंट करो। एट लेवल 1 have a set of questions ready with you, ask them those questions, have an understanding, उन questions के basis पे आपको समझ आ जाएगा and then do the blood work। unnecessarily वेट घटाने के लिए या मसल निकालने के लिए पुश मत करो। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो पढ़ाया भी जाता है कि अगर किसी इंसान का 30% बॉडी फैट से ज़्यादा है तो उसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स नहीं देने चाहिए या फैट बर्नर भी नहीं देना चाहिए। क्यों? उसके ऑर्गन्स पे ऑलरेडी इतना फैट है जो उसका हार्ट पंप हो रहा है, तो अगर फैट बर्नर या प्री वर्कआउट से उसका हार्ट रेट बढ़ेगा। अब वो हार्ट रेट बढ़ रही है, मूवमेंट चल रही है, लेकिन वो तो सराउंडेड है फैट से, तो समझो वो जकड़ा हुआ उसको ऑलरेडी, तो वो प्रेशर बेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे स्पेस नहीं मिल रही बीट करने की। तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा क्योंकि उसे वो छोटी छोटी स्पीड में बढ़ रहा है, तो वो ठक 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 स्पीड से बीट करेगा क्योंकि उसे पूरा स्पेस नहीं मिल रहा मूव करने का। करेक्ट। बहुत सारे रीजन है, मतलब लाइफस्टाइल में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस, कोचेस के एंड पे एरर, असेसमेंट में इशू, सप्लीमेंट्स रॉन्ग, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके खुद ले लेना, ये बहुत सारे रीजंस है हार्ट अटैक आने के रिसेंटली। प्रॉपर गाइडेंस और असेसमेंट के साथ ही एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन यस लेना एंड वर्कआउट करना। मतलब एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन को ये मत समझो कि यार ये तो गूगल पे लेके हम कुछ भी कर सकते हैं। जेनरिक वे में अच्छा है, बट प्रिकॉशन लेके अगर आप करना चाहते हो, अगर आपका हिस्ट्री आपको भी मालूम है कि आप एक अच्छे लाइफस्टाइल से नहीं आ रहे हो, तो सीक एक्सपर्ट एडवाइस एटलीस्ट फॉर द इनिशियल स्टेज एंड देन डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बॉडी। अपनी बॉडी को बेटर समझो, अपनी कैपेसिटीज को समझो, एक्सरसाइज न्यूट्रिशन के बारे में समझो। एक अच्छा कोच आपको हमेशा एजुकेट करेगा कि एक्सरसाइज क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, ये डाइट क्यों फॉलो कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ये एक्सरसाइज से क्या होगा। बी अ मोर इन्फॉर्म्ड पर्सन, फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाओ rather than just blindly following things correct and copying। so at the end मैं आपके दर्शकों को एक मैसेज देना चाहूँगा जो इस पूरी कॉन्वर्जेशन से भी मिला होगा, बट उसको एक समराइज करके जो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को सिखाता हूँ और उन्हें एक ये मैसेज दे के भेजता हूँ, सी ऑफ करता हूँ। सी यू गो टू वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मूड और सिचुएशन। व्हाई? बिकॉज यू कंसिडर योर वर्क as a sense of responsibility towards yourself, your family, kids and your growth. Yeah. Correct. But you skip a workout or a good diet or a good meal because of mood or a situation. Why? Because you never view your health and fitness as a responsibility towards yourself, your family, your kids and your future growth. Correct. I always tell people, fitness वो जो बॉडी बिल्डिंग वाला है, आप उसके कंफ्यूजन में मत पड़ो, फिटनेस की तरफ अपना नजरिया चेंज करो। द वे यू स्टार्ट लुकिंग फिटनेस एज कि ये मेरी जिम्मेदारी है इस शरीर को हेल्दी फिट रखना, ताकि मैं अपने काम पे बेटर परफॉर्म कर सकूं, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ अच्छी होगी, सो दैट मैं अपनी फैमिली को एंथुजियाज्म के साथ टाइम दे सकूं, उनके साथ 3 घंटे मॉल घूमूं तो मेरी टांगे ना दुखें, मैं चिड़चिड़ ना करूं, यू नो। तो जिस दिन आप हेल्थ एंड फिटनेस को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर बेटर ग्रोथ, फॉर बेटर वर्क परफॉर्मेंस, दैट डे यू विल चेंज, यू नो, दैट डे यू विल गेट दैट डिसिप्लिन कि मुझे फिट रहना है, मुझे अच्छा खाना खाना है, राइट। एंड सेकेंड थिंग आई वुड से इज कि पर्सपेक्टिव तो चेंज कर लिया, उसके बाद कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप कोई भी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन प्रोग्राम या कोई भी चीज़ ऐसी मत शुरू करो जिससे आपको शॉर्ट टर्म में तो रिजल्ट मिल जाएगा, बट आगे आप वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट ऑन दिस अर्थ, सो इज फिटनेस। फिटनेस आप अचीव कर सकते हो, बट उसे रिटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट लगेगा। तो जो भी मिनिमलिस्टिक वे में आप कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हैं वो फॉलो करिए, वो देगा आपको लास्टिंग रिजल्ट्स। We should make it as a habit.
it becomes a habit then. मतलब वो अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। नहाना भी है, जैसे तो नहाना भी workout है, भी workout जाना है, भी जैसे है। brush करके आधा घंटा वैसे- करना है चाहे, पर हाँ। करना है। जिम नहीं जा सकते, टाइम नहीं है, घर पे करना है, मुझे पता है मुझे मेरे आधे घंटे में क्या करना है। राइट। तो कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। थैंक यू अंकुश, बहुत मतलब आपने जो या। बताई ना, ब्राउन राइस, ये राइस, एक चीज और सवाल था पर अब वो बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैं आपसे अलग से वो हम पूछता अगले हूँ, podcast में वो cover अगले कर पॉडकास्ट में Season पूछ में लेंगे, cover कर क्योंकि लेंगे। 110% व्यूअर्स बहुत सारे सवाल पूछेंगे, Right, उनके right, जवाब right. देने के लिए एक बार आपको दोबारा आना ही बिल्कुल पड़ेगा। बनाएंगे। मुझे बिल्कुल। खुद बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, अच्छे क्वेश्चंस मिले, तो मुझे Thank भी you. मौका मिला कि आपको और ऑडियंस को मैं वो मैसेज दे पाऊं जो मैं देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि फिटनेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है कि बहुत। बस वो लोग अनहेल्दी हो रहे हैं इतना कुछ बिल्कुल। होने के बाद भी। हाँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर द मैसेज एंड हेल्प पीपल अंडरस्टैंड फिटनेस फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। थैंक यू, Thank you so much for Thank coming you on so the spotlight.